A price is always exacted for what fate bestows. आज फिर से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में लेंट का सेलिब्रेशन चल रहा है। सब लोग खुश हैं, गाना बजाना हो रहा है। लेकिन लुमियन को कुछ अजीब लग रहा है और फिर ऐसा कुछ होता है जो सब कुछ बदल के रख देगा। लुमियन ने अपनी बहन को रोकना चाहा, लेकिन रोक नहीं पाया। एवा, रेमंड और दूसरे लोग आसपास की बिल्डिंग्स की तरफ मुड़कर चल दिए। लुमियन ने जानबूझकर पीछे रहकर अरोड़ से धीरे से कहा, अगर नॉवल वीकली की तरफ से कोई जवाब आए तो मुझे बता देना। फिक्र मत कर, मैं तुझे अपडेट करती रहूंगी। अरोड़ ने उसे एक रीअश्योरिंग लुक दी। देख यार, लुमियन को अब भी उस टेलीग्राम की फिक्र है। वो चाहता है कि जल्दी से कॉर्डू से निकल सके। त्योहार की खुशी भरी ब्लेसिंग टूर गानों के साथ चलती रही। वो कॉर्डू के घर घर दरवाजे खटखटाते रहे। आखिर में वो एडमिनिस्ट्रेटर के घर पहुंचे, जो सॉरेन रॉयल एरा के कैसल से मॉडिफाई किया गया था। ये कॉर्डू के किनारे एक पहाड़ पर था, गहरा रंग का, जिसकी 2 ऊंची टावर्स थी। उसकी बाहरी दीवारें बहुत पहले तोड़ दी गई थीं। लुमियन और उसके साथी बेओस्ट कपल के स्पेशली बनाए गार्डन से गुजरते हुए एंट्रेंस पर पहुंचे। दरवाजा 4-5 मीटर ऊंचा था, भूरे हरे रंग का और बहुत भारी लग रहा था। लेकिन ये ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में बटा था और सिर्फ नीचे वाला 2 मीटर ऊंचा हिस्सा खोलना पड़ता था जब तक खास मेहमान ना आ रहे हों। स्प्रिंग एल्फ स्प्रिंग का एम्बॉडिमेंट और हार्वेस्ट का मैसेंजर है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। उस वक्त भारी दरवाजा पूरा खुला था और मैडम पुआलिस लाइट ग्रीन कॉस्टेट में वहां खड़ी थी। उसकी लेडीज मेड कैथी उससे आधा कदम पीछे ट्री ब्रांचेस से बुनी हुई टोकरी लेकर खड़ी थी। एवा आगे बढ़ी और ब्लेसिंग का गाना गाया। मैडम पुआलिस चुपचाप मुस्कुराती रही, जो उसे नोबल और रिजर्व्ड दिखा रही थी। स्प्रिंग एल्फ के पीछे आने वाले नौजवान उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन लुमियन, जिसने उस औरत ब्लेसिंग टूर खत्म हो गया और ल्यूमियन, रेमंड और दूसरे नौजवान एवा स्प्रिंग एल्फ को गांव से ज्यादा दूर नहीं, पहाड़ी नदी तक ले गए। लेंट के दूसरे सेगमेंट के लिए वाटर साइड रिचुअल, जहां यूजुअली घीस हर्ड किए जाते थे, वहां पहुंचकर एवा साफ नदी के पास गई, एक सिंपल डांस किया और पहले वाला गाना दोबारा गाया। उस वक्त ल्यूमियन और दूसरे नौजवान स्प्रिंग एल्फ से 7-8 मीटर दूर खड़े रहे। डांस के बाद एवा ने अपने पास रखी बास्केट में से एक कटी हुई शलगम निकाली, जो किसी विलेजर ने दी थी, और उसे नदी में फेंक दिया। फेंकते हुए उसने गाया, अच्छी फसल, अच्छी फसल। जब एवा खत्म कर चुकी, ल्यूमियन ने जमीन पर कदम रखा और कुछ ही कदमों में वहां पहुंचकर दौड़ा। उसने झुककर बास्केट में से कटी हुई शलगम निकाली और नदी में फेंक दी। अच्छी फसल, अच्छी फसल, वो चिल्लाया। बाकी नौजवान ल्यूमियन से थोड़े धीमे थे, लेकिन वो एवा की तरफ दौड़े, पीछे रहने के डर से। उन्होंने बास्केट से शलगम और मूलियां निकाली और नदी के अलग अलग हिस्सों में फेंकते हुए अच्छी फसल चिल्लाए। रेमंड पहले कुछ कर नहीं पाया और दूसरों को हरा नहीं पाया, इसलिए वो रिचुअल कंप्लीट करने वाला आखिरी था। देख, रेमंड हमेशा स्लो रहता है। वो ट्रेडिशन के मुताबिक अब भी भीगा जाएगा। अगले ही सेकंड उसने ल्यूमियन, गियॉम जूनियर और दूसरों की शैतानी स्माइल देखी। उन्होंने रेमंड को उठा लिया, अच्छी फसल चिल्लाते हुए, और उसे पानी में फेंक दिया। रेमंड सर से पैर तक भीग गया। किनारे वाले लोग मिट्टी और शाखाएं उठाकर उस पर फेंक रहे थे। ये वाटरसाइड रिचुअल का हिस्सा था। जो आखिरी प्रेयर कंप्लीट करता है, उसे नदी में फेंक दिया जाता है और उसे किनारे पर आने की इजाजत नहीं। वो थोड़ा नीचे की तरफ तैर सकता है और चुपके से घर वापस आ सकता है, अंधेरा होने तक छिपा रहे। रेमंड ने अपने चेहरे से पानी की बूंदें पोंछी, कुछ सेकंड स्ट्रगल किया, फिर नीचे की तरफ तैर गया। तब जाके टीम एवा को कॉर्डू स्क्वायर के किनारे वाले इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल तक ले गई। यानी अब सेलिब्रेशन का आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां सब लोग इकट्ठा होंगे। लगभग दोपहर हो चुकी थी। ल्यूमियन की बहन औरोर समेत ज्यादातर विलेजर्स कैथीड्रल में इकट्ठा हो गए थे, जो शहरों के कैथीड्रल जितना ग्रैंड नहीं था। सबसे ऊंचा 11-12 मीटर का था, जिसका डोम ऐसे घुमा हुआ था जैसे अनियन लगता हो। अंदर से ऊपर देखते हुए एक चमकता सन म्यूरल आंखों से मिलता था। पूरा कैथीड्रल गोल्डन कलर का था और बहुत ब्राइट लग रहा था, जो हर इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल की कॉमन स्टाइल थी। ऑल्टर ईस्ट में था और हर तरह के सनफ्लावर्स एक बड़े सेक्रेड एम्बलम के इर्द गिर्द थे। सेक्रेड एम्बलम के सरफेस पर गोल्डन बॉल और लाइट को रिप्रेजेंट करने वाली लकीरें मिस्टिसिज्म से भरा एक सिंबल बना रही थीं, इटर्नल ब्लेजिंग सन का सिंबल।
ऑल्टर के पीछे दीवार पर ऊंचाई में 2 प्योर ग्लास विंडोज थीं, गोल्ड फॉयल से जड़े हुए। हर रोज जब सूरज उगता है तो रोशनी यहां से सेक्रेड एम्बलम पर पड़ती है। कैथीड्रल के वेस्ट तरफ 2 ऐसी ही ग्लास विंडोज थीं जो सूरज की ढलते हुए रोशनी को अंदर आने देती थीं। यानी लूमियन को रियलाइजेशन हुआ ये लोग नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है। उस विलेज के लिए जो इटर्नल ब्लेजिंग सन को वर्शिप करता है, ये अजीब था। प्रेज द सन और माई गॉड माई फादर जैसे वर्ड्स डेली लाइफ का हिस्सा थे, लेकिन लूमियन को रियलाइज हुआ कि उसने ये काफ़ी दिनों से नहीं सुना था। एक क्वाजी बिलीवर होने के नाते और पादरे को क्रॉस करने के बाद कैथीड्रल की एक्टिविटीज़ स्किप करने की वजह से लूमियन ने पहले इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन कैथीड्रल के इस गंभीर और गोल्डन माहौल में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये नॉर्मल नहीं था। और फिर उसे वो लेटर याद आया जो उसने रिकंस्ट्रक्ट किया था, गांव में से किसी की मदद की गुजारिश। वी नीड हेल्प एज सून एज पॉसिबल, द पीपल अराउंड अस आर गेटिंग वियर्डर। मेरे आसपास के लोग अजीब हो रहे हैं। इस वक्त लूमियन को इस सेंटेंस की गहराई समझ में आई और वो इससे पूरे दिल से सहमत था। लूमियन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, लिया और दूसरे फॉरेनर्स को ढूंढ रहा था, लेकिन वो लेंट सेलिब्रेशन में कहीं नहीं थे। सच में जब जरूरत होती है तब ये नहीं आते। लूमियन ने मन ही मन मटर किया। लूमियन ने खुद को मजबूर करके कोरस में शामिल कर लिया। नाटक किया कि उसने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। आखिर में गाना बंद हो गया और सेलिब्रेशन खत्म हो गई। लूमियन ने औरोर से धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में जल्दी थी, पहले घर जाओ, मुझे तुमसे बाद में कुछ बात करनी है। वो जानता था कि वो अभी नहीं जा सकता। स्प्रिंग एल्फ का एस्कॉर्ट होने के नाते उसे रिचुअल के आखिरी हिस्से में हिस्सा लेना था। वो अपने आप को कैथीड्रल से बाहर फोर्स नहीं कर सकता था, किसी अनोमलस इरप्शन का रिस्क उठाते हुए। औरोर ने सोच समझकर सर हिलाया। ठीक है, उसने आगे कुछ नहीं पूछा और मैडम पुआलिस और दूसरे विलेजर्स के साथ कैथीड्रल से निकल गई, लूमियन को पीछे छोड़कर। कैथीड्रल अब खाली था। सिर्फ लूमियन और कुछ नौजवान बच्चे थे जिन्होंने ब्लेसिंग टूर में हिस्सा लिया था। अवा, स्प्रिंग एल्फ का एम्बॉडीमेंट, रूम के बीच में खड़ी थी, कॉन्ट्रीब्यूशन से घिरी हुई, सिंबॉलिक आइटम्स जो नदी में नहीं फेंके गए थे, हर्ब्स, एक्सेस, शवल्स, विप्स और गू स्टिक्स। लूमियन और उसके साथियों को इंतजार करना था कि कोई बाहर से आए और स्प्रिंग एल्फ के जाने का ऐलान करे। उससे पहले वो उसकी क्राउन, नेकलेस, ब्रांचेस और लीव्स उतार सकते थे। इस प्रोसेस के दौरान उन्हें स्प्रिंग एल्फ के लिए एक गैप छोड़ना पड़ता था ताकि वो अवा के बॉडी को छोड़ सके। बस 20-30 सेकंड में कैथीड्रल एंट्रेंस से कदमों की आवाज़ आई। यार, ये वो पल है जब सब कुछ बदल जाएगा। लूमियन ने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा। 2 शक्लें कैथीड्रल में दाखिल हुईं। पतला शेफर्ड पियरबेरी अटेंड करने के लिए वापस दौड़ा था। उसकी आंखें धसी हुई थीं और उसने गहरा भूरा लॉन्ग कोट पहना था, हुड के साथ। उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी हुई थी और नए काले लेदर शूज पहने हुए थे। लेकिन जिस चीज ने लूमियन का ध्यान खिंचवाया वो थी उसका चिकना काला बाल, अब साफ और स्मूथ था। उसकी बिगड़ी हुई दाढ़ी भी साफ कर दी गई थी और वो पहले से ज्यादा नीट और छोटी थी। हमेशा की तरह उसकी नीली आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। दूसरा आदमी था पादरे गियोम बेने, जो क्लर्जीमैन के रोल के मुताबिक गोल्ड थ्रेड्स वाला वाइट रोब पहने हुए था। उसके बाल पतले और काले थे और नाक थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उसमें एक डिग्निफाइड ऑरा था। 1.7 मीटर से भी कम लंबे खड़े होते हुए भी वो शेफर्ड पियरबेरी से ऊंचा लग रहा था। पादरे, वो क्यों आया? लूमियन हैरान और उलझन में था। इटर्नल ब्लेजिंग चर्च के क्लर्जीमैन होने के नाते उसका यहां आना कोई मतलब नहीं रखता था, एक ऐसे फोक सेलिब्रेशन में जिसमें सन की तारीफ करने वाला कोई सेगमेंट नहीं था। लूमियन का दिमाग झटके से हिला। उसे रियलाइज हुआ कि पादरे और उसका ग्रुप पहले कुछ गलत कर रहे थे, खासकर उसके साथ उनके पिछले कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए। वो जल्दी से स्टेन्ड ग्लास के साइड में हट गया, धीरे और चुपचाप, ताकि अपनी तरफ ध्यान ना खिंचवाए। देख, लूमियन की इंस्टिंक्ट सही निकली। वो पहले ही समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। ग्रुप ने अभी तक एवा, स्प्रिंग एल्फ को घेरा नहीं किया था, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर खड़े थे, जिससे लूमियन की मूवमेंट्स आसान हो गई। एवा ने पादरे को देखा तो हैरान हुई, लेकिन जल्द ही उसे याद आ गया कि गांव में उसका कितना इंपॉर्टेंट स्थान है। लेंट सेलिब्रेशन का एंड अनाउंस करना पादरे के लिए सही था। उसने फिर से मुस्कुराया। पादरे गियोम बेने और शेफर्ड पियरबेरी एवा की तरफ आगे बढ़े और पहले वाले ने गहरी आवाज में कहा, स्प्रिंग एल्फ को विदा करो। लूमियन के अलावा बाकी लोग आगे दौड़कर एवा के इर्द गिर्द घूम गए। स्प्रिंग एल्फ को विदा करो,
शेफर्ड पियर बेली ने झुकते हुए मुस्कुराते हुए चिल्लाया। नहीं। लूमियन का दिल तेज धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा, उसका बॉडी उसके दिमाग से पहले रिएक्ट कर रहा था। लेकिन देर हो चुकी थी। शेपर्ड पियर बेरी ने सिंबॉलिक आइटम्स के ढेर में से एक एक्स उठाया और कसकर पकड़ा और एक पावरफुल स्विंग के साथ एक्स ने नीचे की तरफ वार किया। आवा की गर्दन से खून फवारों की तरह उठा, एक गहरा लाल धुआं बना। थम। यार, ये सीन बहुत ब्रूटल है। लूमियन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ हो जाएगा। लूमियन ने डर से देखा। आवा का सर जमीन पर गिरा और खून में कुछ बार घूमा, फिर रुक गया, सर ऊपर की तरफ। उसकी आंखों में अब भी खुशी थी। उसकी तरफ बस 2 कदम ही बढ़ा था कि लूमियन का दिल डूब गया। उसने तुरंत मुड़कर स्टेन ग्लास की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेंट सेलिब्रेशन के बीच में जब सब लोग खुश थे, शेपर्ड पियर बेरी ने स्प्रिंग एल्फ आवा का सर काट दिया। पादरे ग्वालम बेनेट वहां खड़ा था और लूमियन ने देखा कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। क्या लूमियन बच पाएगा? क्या ये वही है जिसकी वजह से टाइम लूप शुरू हुआ? ही लूमियन जाग गया। नींद पूरी नहीं थी। जंजीर ने उसे चैन नहीं लेने दी। वो अपने सीने पर हाथ रखता है, महसूस करता है वो काली जंजीर अब भी वहीं है, गहरी, भारी। देख यार, लूमियन को अब भी वो जंजीर परेशान कर रही है। मतलब वो औरत ने उसे पूरी तरह आज़ाद नहीं किया। डील के बाद भी उसका कंट्रोल बना हुआ है। और पहले से किचन में थी। उसने कॉफ़ी बना रखी थी, 2 कप, जैसे वो जानती थी कि लूमियन जल्द ही नीचे आएगा। नींद आई? और ने पूछा बिना उसकी तरफ देखे। थोड़ी बहुत, लूमियन ने जवाब दिया। कॉफ़ी का कप उठा लिया। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीते रहे। किचन में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। फिर और ने कहा, मैं रात भर उस औरत के बारे में सोचती रही। क्या सोचा? कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। लूमियन ने कप नीचे रखा। मतलब? और मुड़कर उसकी तरफ देखी। मतलब ये कि गांव के नीचे कुछ है, ये सच है, लेकिन वो हमें उस तक सिर्फ अपने फायदे के लिए पहुंचाना चाहती है। उसका अपना कोई मकसद है। यहां और की समझदारी काम आ रही है। वो लूमियन से ज्यादा दूर तक सोचती है। यही फर्क है एक अनुभवी और नए बियॉन्डर में। तो हम क्या करें? लूमियन ने पूछा। जैसे हमने डिसाइड किया, हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। और सबसे पहले हमें उस जंजीर को अपने कंट्रोल में लाना होगा। सुबह की धीमी धूप गांव में फैल रही थी। लूमियन और ने नाश्ता किया और फिर गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें रेमंड मिला। उसका चेहरा परेशान था, जैसे उसे नींद नहीं आई हो। क्या हुआ? रेमंड ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने वो उल्लू देखा। लूमियन का दिल तेज हो गया। कहाँ? मेरे घर की छत पर। वो बैठा था, मुझे देख रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता है। और ने रेमंड की तरफ देखा। उसने कुछ किया? नहीं, बस देखता रहा, फिर उड़ गया। यार, ये उल्लू पहले नरोका के पास आया, अब रायमंड के पास। मतलब ये किसी को निशाना बना रहा है। शायद उन्हें जो वॉरलॉक की कहानी के बारे में जानते हैं। लूमियन ने रायमंड का कंधा पकड़ा। सुन, रात को अपने घर में रहना, बिना मत निकलना। मैं जानता हूं, रायमंड ने कहा, लेकिन तुम बचोगे? और मुस्कुराई। हम संभाल लेंगे। रायमंड चला गया। लूमियन और ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी उनकी निगाह एक अजीब मंजर पर पड़ी। नरोका के घर के सामने कुछ लोग खड़े थे। उनमें से कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप देख रहे थे। और एक आदमी, वो पादरी था, गियोम बेनेट। तो पादरी भी वहां है, यानी चर्च भी इस मामले में इन्वॉल्व है। क्या पादरी को भी पता है कि गांव के नीचे क्या है? पादरी ने लूमियन और को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न हैरानी। वो उनकी तरफ आया। तुम दोनों यहां? उसने पूछा। हम नरोका को अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं, और ने सीधा जवाब दिया। पादरी थोड़ा रुका, फिर बोला, उसके साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। हम जानते हैं, लूमियन ने कहा। पादरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें लूमियन की आंखों में गड़ी थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। तुम बदले हो, पादरी ने अचानक कहा। तुम्हारी आंखें, मैंने पहले भी ऐसी आंखें देखी हैं। अब पादरी ने भी लूमियन के बदलाव को देख लिया है, यानी वो भी बियॉन्डर्स से फेमिलियर है। शायद वो खुद भी किसी पाथवे का हिस्सा है। लूमियन ने कुछ नहीं कहा, और ने आगे बढ़कर बात संभाली। पादरी जी, क्या आपको पता है कि इस गांव में क्या हो रहा है? पादरी थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, उतना ही जितना तुम्हें पता है, लेकिन एक बात तुम्हें समझ लेना चाहिए। जो भी हो रहा है वो तुम दोनों के कंट्रोल से बाहर है। ये कहकर वो मुड़ गया और चला गया। लूमियन और ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो भी कुछ छुपा रहा है, लूमियन ने कहा। सब कुछ छुपा रहा है, और ने जवाब दिया।
हम सिर्फ एक पजल का एक टुकड़ा है। यहाँ और सही कह रही है। लूमियन, पादरी, वो औरत, ये 3 फॉरेनर्स, सब अलग अलग पीसेज हैं। किसी के पास पूरी पिक्चर नहीं है। वो दोनों वहां से चल दिए टैवर्न की तरफ, क्योंकि वो राज वाली औरत वहां उनका इंतजार कर रही थी। टैवर्न के अंदर वो औरत अपनी कोने वाली सीट पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने फिर से कपड़े बदले थे, इस बार सिंपल नीला ड्रेस और सफेद कैप। बैठो, उसने कहा, जैसे वो अपने घर में हो। लूमियन और ऑरोर उसके सामने बैठे। तुमने रेमंड से बात की? औरत ने पूछा। लूमियन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मैं सब देख रही हूं, औरत ने कहा। ये मेरा काम है। यार, ये औरत सच में क्रीपी है, जैसे उसकी आंखें हर जगह हों। लूमियन की प्राइवेसी कुछ खास नहीं है इसके लिए। तो वो उल्लू क्या चाहता है? ऑरोर ने सीधा पूछा। औरत ने कॉफी का घूंट लिया, फिर कहा, वो उस ताकत का रखवाला है जो गांव के नीचे दबी है, और वो अब जाग रही है। जाग रही है? लूमियन की आवाज में डर था। हाँ, और अगर वो पूरी तरह जाग गई तो ये गांव रात भर में तबाह हो जाएगा। ऑरोर ने गहरी सांस ली। तो हमें क्या करना है? औरत ने टेबल पर अपनी उंगली से एक निशान बनाया, जैसे कोई मैप हो। तुम्हें उस जगह तक पहुंचना है जहां वो ताकत दबी है। वहां एक दरवाजा है जो सिर्फ तुम दोनों खोल सकते हो। क्यों सिर्फ हम? लूमियन ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास वो जंजीर है जो उसी ताकत का हिस्सा है, और तेरी बहन के पास वो ज्ञान है जो उस दरवाजे को समझ सकता है। तो लूमियन की जंजीर और ऑरोर का ज्ञान दोनों मिलकर ही उस ताकत तक पहुंचा सकते हैं। यानी वो औरत ने उन्हें इसीलिए चूज किया था। ऑरोर ने लूमियन की तरफ देखा। हम जाने को तैयार हैं? लूमियन ने अपना हाथ टेबल पर रखा। तैयार हूं। औरत ने सर हिलाया। तो आज रात जब चांद निकलेगा, मिलना उस जगह जहां पहले वॉरलॉक का घर था। लूमियन की सांस रुक गई। वो तो हमारा घर है। औरत मुस्कुराई। हाँ, इसलिए तुम दोनों को वहां रहने के लिए चुना गया। तो दोस्तों, अब पता चल गया कि लूमियन और ऑरोर इस गांव में क्यों आए। वो ताकत उनके घर के नीचे दबी है, और आज रात वो उस ताकत के दरवाजे को खोलेंगे। अ प्राइस इज ऑलवेज एग्जैक्टेड फॉर वॉट फेट बिस्टोज। लूमियन ने अब तक बहुत कीमत चुकाई है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत तो अब आनी बाकी है। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। लूमियन अपने कमरे में खड़ा था। बर्तन में वो लाल रंग का पोशन देख रहा था, जो उसने ऑरोर की मदद से बनाया था। ये पोशन उसे नई ताकत दे सकता था, लेकिन साथ ही उसे और ज्यादा परेशान भी कर सकता था। देख यार, लूमियन अब भी कतरा रहा है, लेकिन वो जानता है कि अब कतराने का वक्त नहीं है। उसकी जिंदगी में एक मोड़ आ चुका है और वो पीछे नहीं हट सकता। उसने गहरी सांस ली और पोशन को एक घूंट में पी लिया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वो गिरने ही वाला था कि उसने टेबल पकड़ लिया। जंजीर वो उसकी छाती में और गहराई से घुस गई, जैसे कोई उसकी रूह को छेड़ रहा हो। यहाँ पर लूमियन को जो दर्द हो रहा है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो जंजीर का असर है जो उसके अंदर और गहराई से उतर रही है। ऑरोर ने दरवाजे में झांक कर देखा। सब ठीक है? लूमियन ने अपना हाथ ऊपर किया। हाँ, बस थोड़ा दर्द है। दर्द का मतलब है कि पोषण काम कर रहा है, ऑरोर ने कहा। लेकिन अगर तू रुकना चाहे तो रुक सकता है। लूमियन ने सर हिलाया। रुकेगा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। वो दोनों नीचे उतरे। रात का अंधेरा था, लेकिन लूमियन की आंखें अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थीं। वो अंधेरे में भी साफ देख सकता था। ये उसकी नई ताकत का असर है। हंटर पाथवे उसकी सेंसोरियल एबिलिटीज को और भी तेज कर देती है। यानी वो अब अपने दुश्मन को पहले देख सकता है, पहले सुन सकता है। ऑरोर ने अपनी बेल्ट में वो कांच की बोतल बांध ली, जिसमें इमरजेंसी वाला पोशन था। उसके हाथ में एक छोटी सी काली छड़ी थी, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। ये क्या है? लूमियन ने पूछा। मेरी पाथवे का एक टूल। अभी के लिए इतना जानना काफी है। वो दोनों अपने घर के नीचे वाली जगह की तरफ बढ़े, जहां पहले वॉरलॉक का घर हुआ करता था। रास्ते में उन्हें कोई नहीं मिला। गांव सुनसान था, जैसे सब लोग अपने घर में चुप हो गए हों। यार, ये सुनसापन आम नहीं है, जैसे किसी ने सारी आवाजों को एक साथ निगल लिया हो। कुछ गलत होने वाला है। लूमियन ने रुककर चारों तरफ देखा। कुछ गड़बड़ है। ऑरोर ने अपना हाथ ऊपर किया। उसके हाथ में वो काली छड़ी घूम रही थी। पता है, लेकिन अब हम वापस नहीं जा सकते। वो दोनों आगे बढ़े। घर के पिछवाड़े में एक पुरानी दीवार थी, जिसमें एक दरवाजा सा दिखता था। वो दरवाजा पहले कभी नहीं था, जैसे आज रात के लिए खुद ब खुद बन गया हो। लूमियन ने अपना एक्स पकड़ा। हम अंदर जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, ऑरोर ने कहा। दरवाजा खोलते ही अंदर से काली हवा का झोंका आया। ठंडी, भारी, जैसे कोई जिंदा हो। ये हवा सिर्फ हवा नहीं है, ये उस ताकत का एहसास है जो सालों से वहां दबी हुई है। लूमियन को अपनी छाती में जंजीर की जलन महसूस हुई, लेकिन इस बार दर्द कम था।
जैसे जंजीर भी उस दरवाजे के अंदर जाना चाहती हो। जंजीर खिंच रही है, लूमियन ने कहा। उसे जाने दे, औरोर ने कहा। यही उसका रास्ता है। वो अंदर गए। अंधेरा, गहरा, घना, लेकिन लूमियन की आंखें काम कर रही थीं। वो देख सकता था कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। दीवारों पर ना जाने क्या लिखा है और हवा में किसी पुरानी चीज की बू आती है। ये बू जैसे पुरानी किताबों की, जैसे सूखे खून की। ये जगह सालों से बंद थी, लेकिन अब वापस खुल गई है। औरोर ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और एक छोटी सी रोशनी जागी, उतनी ही रोशनी जितनी उन्हें रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। ध्यान से चलना, उसने कहा। यहां पे कुछ भी हो सकता है। वो आगे बढ़े। रास्ता लंबा था, जैसे वो किसी भूतखंड में उतर रहे हों। हर कदम के साथ लूमियन की जंजीर और भारी होती जा रही थी। फिर अचानक रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीच में एक पत्थर की टेबल रखी थी। टेबल पर कुछ रखा था, एक काला डब्बा। और रुक गई। वो वही है? लूमियन ने पूछा। क्या है उसमें? वो ताकत जिसके बारे में वो औरत बात कर रही थी, औरोर ने कहा। लेकिन ये ताकत कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ औरोर को डर लग रहा है, क्योंकि वो जानती है कि इस ताकत के खुलने के बाद क्या हो सकता है। फिर भी लूमियन ने आगे कदम बढ़ाया। उसके हाथ पत्थर की टेबल तक पहुंचे और उसने डब्बा उठा लिया। डब्बा हल्का था, जैसे उसमें कुछ हो ही नहीं। लेकिन जिसे ही उसने डब्बा छुआ, जंजीर उसकी छाती में इतना जोर से धसी कि वो गिर गया। लूमियन, औरोर चिल्लाई। लूमियन ने अपना हाथ ऊपर किया। मैं ठीक हूं। वो धीरे धीरे उठा। डब्बा उसके हाथ में था। अब वो जानता था, इस डब्बे ने उसकी जंजीर को जगा दिया है, और अब वो किसी और की नहीं, अपनी ताकत का मालिक है। ये वो पल है जब लूमियन अपनी जंजीर पर कंट्रोल पाने लगता है। अब वो सिर्फ उस औरत का बंदी नहीं, बल्कि अपने नसीब का मालिक है। वो दोनों वापस आए। बाहर आते ही उन्हें वो औरत दिखी, वही राज वाली औरत। वो उनका इंतजार कर रही थी। तुमने कर दिया, उसने कहा। लूमियन ने डब्बा अपने हाथ में उठाया। ये ले। औरत ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन औरोर ने उसको रोक दिया। पहले जंजीर को खुलवा, औरोर ने कहा। औरत रुकी, फिर मुस्कुराई। ठीक है। उसने अपना हाथ लूमियन की छाती पर रखा और कुछ सेकंड्स में जंजीर की जलन कम होने लगी। वो काली जंजीर अब उतनी गहरी नहीं थी, जैसे वो धीरे धीरे ढल रही हो। यानी लूमियन अब पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल उसके हाथ में है। अब तुझे किसी की जरूरत नहीं, औरत ने कहा। तू अपनी ताकत का मालिक है। लूमियन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो आग थी जो पहले कभी नहीं थी। मैं पहले ही था, उसने कहा। तो दोस्तों, लूमियन को वो ताकत मिल गई जो सालों से उसके घर के नीचे दबी हुई थी। अब वो अपने मालिक खुद है, किसी और का बंद नहीं। अ प्राइस इज ऑलवेज एग्जैक्टेड फॉर वॉट फेट बिस्टोज। लूमियन ने अपनी आज़ादी की कीमत चुकाई और अब वो अपनी ताकत का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये ताकत उसे बचाएगी या खत्म कर देगी? और वो राज वाली औरत, क्या उसने सच में उनकी मदद की या उसकी अपनी कोई चाल है? लूमियन ने ऑब्जर्व करने का सोचा, इसलिए वो लिया और उसके साथियों के साथ पूरा रास्ता तय करता है, जब तक वो इटर्नल ब्लेजिंग सन के कैथीड्रल के बाहर नहीं पहुंचते। उसे यकीन हो गया कि ये 3 फॉरेनर्स उसे नहीं पहचानते और उसकी शरारत से बचने की कोई तैयारी नहीं है। यानी वक्त सच में वापस घूम गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। वैलेंटाइन ने वही लाइन बोली, हम यहाँ पहले आ चुके हैं, यहाँ कोई नहीं है। लूमियन ने खुद को संभाला और उस प्रोसीजर को फॉलो करना बंद कर दिया। उसने सीधा कहा, क्योंकि पादरे तुमसे मिलना नहीं चाहता। लिया ने पूछा, तुम कह रहे हो कि पादरे कैथीड्रल में है, लेकिन कुछ कामों की वजह से दरवाजा नहीं खोल रहा? लूमियन मुस्कुराया। कैथीड्रल में बदकारी करना किसी को दिखाना अच्छा नहीं लगता। देख, लूमियन फिर से वही बात कर रहा है, लेकिन अब वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। वो पहले से तैयार है। वैलेंटाइन का अंदाज बदल गया। कैथीड्रल में बदकारी? लूमियन ने हाथ फैला दिए। क्या प्रॉब्लम है? पादरे ये रोज करता है, सुना है ना, जमाना हो या आज, मर्द औरत के पीछे भागेगा ही। वैलेंटाइन ने गुस्से से कहा, लेकिन ये कैथीड्रल है। लूमियन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो अगर क्लर्जीमैन कैथीड्रल के बाहर बदकारी करे तो चलेगा? रायन ने वैलेंटाइन को शांत किया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि पादरे आज रात किसके साथ है? लूमियन ने सर हिलाया। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। उसकी मिस्ट्रेसेस में मडाम पुआलिस, मडोना बेनेट, फिलिपा गुयोम और सिबिल बेरी हैं। लिया ने बीच में पूछा, मडोना बेनेट, उसका भी सरनेम पादरे जैसा है? लूमियन ने सर हिलाया। वो पादरे की कजिन है, टू रिमूव्ड। वैलेंटाइन थोड़ा चक्कर में पड़ गया। क्या गुयोम बेनेट गॉड का सर्वेंट है या डीमन का?
लूमियन ने डेलिब्रेटली पादरे का बचाव करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, डैरिएज में एक कहावत है, दूर के कजिन्स साथ सोने में कोई हर्ज नहीं। लिया हंस पड़ी। तुम्हारे पास इतनी कहावतें कहाँ से आती हैं? रायन ने सोच समझकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम डैरिएज के नहीं हैं? लूमियन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वो बात कह दी जो पहले हो चुकी थी। उसने जल्दी से बहाना बना लिया, मैं डैरिएज लोकल्स नहीं लगते। उसने घर की तरफ रास्ता दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पादरे ढूंढने में मदद कर दी, मुझे घर जाना है। लिया मुस्कुराई, मैंने सोचा था कि तुम हमारे साथ आओगे। मैं पादरे को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, लूमियन ने कहा। जो विलेजर पहले उसकी शिकायत घर गया वो बहुत दिन से मिसिंग है। बिना जवाब किए उसने हाथ हिलाया और स्क्वायर के दूसरी तरफ भाग गया। मेरा राज रखना, माय कैबेजेस। लूमियन तालों भरी सड़क पर चल रहा था, लाल चांद बादलों में छिपा हुआ। वो हाथ जेब में डाले सब कुछ सोच रहा था। घर के पास पहुंचकर उसने ऊपर छत पर देखा, जैसे एक्सपेक्टेड था, औरोर वहां बैठी थी, अपने घुटने से लगे कॉस्मोस को निहार रही थी। यार, औरोर को देखते ही लूमियन को लगता है जैसे वो सपने में है, लेकिन वो जानता है कि ये सब सच है। वो घर में गया और छत पर चढ़कर औरोर के पास बैठ गया। क्या है इस व्यू में? लूमियन ने डेलिब्रेटली पूछा। औरोर ने उसकी तरफ देखा। तू आज बहुत डायरेक्ट है। फिर वो कॉस्मोस की तरफ देखने लगी। मैं कोर्डू या डैरिएज की नहीं हूं। कभी सुना है, घर वो है जहां तू वापस नहीं जा सकता। लूमियन ने कोई मजाक नहीं किया। वो कॉस्मोस में खोया रहा। औरोर अपने बेडरूम में उड़ गई और अपने पेन पैल को खत लिखने लगी। लूमियन ने उसे अपनी नई बियॉन्डर ताकत के बारे में नहीं बताया। वो अपने रूम में आया और उसने पिल्लो उठाया। नीचे वो टैरो कार्ड था, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यानी वक्त वापस घूम गया, लेकिन ये कार्ड वापस नहीं गया। ये एक्सेप्शन है। उस कार्ड पर एक आदमी था, पहाड़ की चोटी पर खड़ा, हाथ में वॉन्ड, लड़ने को तैयार। औरत ने इसका मतलब बताया था, क्राइसिस, चैलेंज, कॉन्फ्रंटेशन, करेज। लूमियन को लगने लगा कि ये चारों शब्द उसकी करंट सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। लेकिन उसने ये कार्ड अभी खींचा नहीं था, तो ये यहाँ कैसे आ गया? उसका दिमाग घूम गया। उसने सोचना छोड़ दिया और फैसला किया कि वो औरत और उसकी दी हुई चीज़ें एक्सेप्शन है। अगर वो कल उसे मिले और वो उसे पहचाने तो उसका अंदाज़ा सही है। वो वॉशरूम गया और जल्दी सो गया। लूमियन वहीं ग्रे फॉग में जाग उठा। वो उठकर बैठा, विंडो के सामने टेबल और चेयर। वो ड्रीम में वापस आ गया था। उसने अपनी जेब को छुआ, गोल्ड कॉइन्स गायब थे, सारे के सारे। अब समझ आया, ड्रीम में भी वक्त वापस घूम गया है। वो नीचे उतरा। पिच फॉक और एक्स वहीं थे जहां पहली बार थे। कॉर्न ऑयल का बकेट स्टोव के पास नहीं था। शॉटगन कहीं नहीं थी। लूमियन ने एक्स उठाया और दरवाज़ा खोल दिया। वो खंडरों के किनारे पहुंचा। अब वो हंटर था, इसलिए उसने ज़मीन पर राक्षसों के निशान देखे। वो उस जगह गया जहां पहले पॉटरी जार रखा था। अंदर से गोल्ड की चमक आ रही थी। उसने लुई दौर उठाया, वही रंग, वही चीज़। देख, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहली बार था। वहीं उसे महसूस हुआ कोई ऊपर से आ रहा है। उसने 2 कदम तेजी से आगे बढ़े, अपनी कमर घुमाई और एक्स से वार कर दिया। वो स्किनलेस ब्लड कलर्ड मॉन्स्टर ऊपर से उस पर झपट्टा, लेकिन उसकी एक्स ने उसका हेड उड़ा दिया। फट! उसका सर उड़ गया और उसका बॉडी खून और पुस के बीच जमीन पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, लूमियन ने वही राक्षस फिर से मार दिया, लेकिन इस बार वो पहले से तैयार था। उसका नया हंटर वाला दिमाग और उसकी तेज आंखें उसे पहले ही बता देती हैं कि कहां से खतरा आ रहा है। A price is always exacted for what fate bestows. लूमियन ने अपनी ताकत की कीमत चुकाई और अब वो उस ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या ये वक्त वापस घूमना उसके लिए फायदेमंद होगा, या वो वही गलतियां दोहराएगा जो पहले की थीं? ये ताकत लगभग उतनी ही है जितनी पिछली बार थी। लूमियन ने स्किनलेस मॉन्स्टर की लाश को देखकर खुद से मटर किया। वक्त वापस घूमने से पहले वो मॉन्स्टर से बराबरी की लड़ाई लड़ता था, अपनी अकल से उसे हराता था। अब एक बियॉन्डर होने के नाते उसने सिर्फ एक बार एक्स चलाया और काम खत्म। देख यार, लूमियन का डेवलपमेंट। पहले वो बचता फिरता था, अब वो एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर रहा है। बेशक उसे फायदा ये भी था कि वो पहले से जानता था कि मॉन्स्टर क्या करने वाला है, क्योंकि सब कुछ पहले हो चुका था। पहले और बाद का फर्क देखकर लूमियन को लगा कि बियॉन्डर बनने के बाद वो काफी ऊपर उठ गया है। थोड़ा सोचने के बाद उसने मॉन्स्टर की लाश और सर को एक कोने में रख दिया, लेकिन उन्हें पत्थरों और लकड़ी के नीचे नहीं छुपाया। जमीन पर खून भी वैसे ही रहने दिया। फिर उसने जल्दी से उस हाफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग में बाकी के 197 वर्ल्ड डॉर और 25 कॉपेट ढूंढ लिए, अलग अलग जेबों में डाल लिए। लीव्र ब्लू को फिर से पलटा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। खोजबाज खत्म करने के बाद वो खंडरों में गहराई में घुसा, लेकिन 20-30 मीटर के बाद ही उसने रास्ता बदल दिया और अपनी शुरुआती जगह वापस आ गया। उस स्किनलेस मॉन्स्टर के रास्ते पर चढ़कर हाफ कोलैप्स्ड रूफ पर छिप गया।
यानी लूमियन अब अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। वो पहले से प्लान बना रहा है, पहले से सोच रहा है कि मॉन्स्टर कहाँ से आएगा। एक एक्सपीरियंस्ड हंटर की तरह वो धीरे धीरे इंतजार करने लगा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, एक फिगर फंडरों से निकली, वही हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट मॉन्स्टर, झुकते हुए घुटने, चिकने काले बाल और पीठ पर बंदूक। बंदूक वाला मॉन्स्टर धीरे धीरे आ रहा था, जैसे रोज का पेट्रोल कर रहा हो। अचानक उसने हवा में खून की बू सूंघी। वो तुरंत उस हाफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। खून के निशान पे चलता हुआ उसने स्किनलेस मॉन्स्टर की लाश और सर को पाया। वो बैठा और गौर से देखने लगा। रूफ पर छिपा लूमियन ने सर हिलाया। इतनी दूर से मेरी बू नहीं सूंघ सकता? खून की बू के साथ भी तुझे मेरी कमी महसूस नहीं हुई? ये मटर करते हुए उसने अपनी एक्स उठाई और उस पत्थर की दरार पर जोर से वार किया, जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। क्रैश! हाफ कोलैप्स्ड रूफ हिल गई और भारी पत्थर नीचे गिर गए। बंदूक वाला मॉन्स्टर तेजी से मुड़दा, अपनी कमर घुमाई, पैर जमीन से लगाए और उस जगह की तरफ लगा जहां बिल्डिंग नहीं गिरी थी। लूमियन मुस्कुराया। वो सीधा इंटैक्ट रूफ से नीचे कूदा, जैसे हवा में शिकार पकड़ रहा हो। यार, यहां लूमियन का कॉन्फिडेंस दिखता है। वो अब पहले जैसा नहीं है जो छिपता और डरता था। हवा की तेज आवाज के बीच लूमियन और बंदूक वाला मॉन्स्टर आमने सामने आ गए। लूमियन ने एक हाथ से एक्स उठाई। मॉन्स्टर ने मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। लूमियन ने अपना लेफ्ट हैंड बंद कर मुष्ट बनाया और नीचे को मारा। जब मॉन्स्टर ने अपना हाथ रोकने के लिए आगे बढ़ाया, लूमियन ने अपनी मुष्ट खोल दी और मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लिया। लेफ्ट हैंड से उसे अपनी तरफ खींचते हुए लूमियन ने राइट हैंड से एक्स नीचे की तरफ चलाई। ब्लेड मॉन्स्टर पर लगी और दोनों जमीन पर गिर गए, खून में। लूमियन के पास बफर था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हाथ उठाया और एक बार फिर एक्स से मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। चाहता कुछ भी हो, सिर 2 बार घूमा और धड़ से अलग हो गया। खड़े होते हुए लूमियन ने मॉन्स्टर को देखा और हंसकर कहा, तू कमजोर हो गया है। तेरे पास सिर्फ एक खौफनाक होल है, अंदर से बिल्कुल खोखला। एक हंटर के तौर पर वो कॉन्फिडेंट था कि वो बंदूक वाले मॉन्स्टर से फिर से निपट सकता है, लेकिन इतना आसान होगा उसने सोचा नहीं था। जमीन पर पड़ी लाश को देखकर लूमियन धीरे से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी उसने गहरे लाल रंग की रोशनी का कोई निशान नहीं देखा। कुछ नहीं, लूमियन ने उलझन में खुद से कहा। उसे कोई हैरानी नहीं थी। पिछली बार उसे बंदूक वाले मॉन्स्टर से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिली थी, जिसका पोषण वो पी चुका था। अब समझ आया, कैरेक्टरिस्टिक तो लूमियन के अंदर है, मॉन्स्टर के पास कुछ नहीं बचा। जब वक्त वापस घूमा तो उसने लूमियन को वापस ऑर्डिनरी नहीं किया, इसलिए यहां एक कैरेक्टरिस्टिक कम है। मॉन्स्टर अपनी जिंदगी में वापस आ गया है, लेकिन उसके पास वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वक्त वापस घूमने के बाद मैं वैसा ही क्यों हूं? उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने बंदूक वाले मॉन्स्टर से कॉपर कॉइन्स ले लिए और खंडरों से निकल गया। अगली सुबह लूमियन ने अपनी बहन के सामने सरदर्द का नाटक नहीं किया, जैसा 30 मार्च को किया था। वो जल्दी उठा और नाश्ता तैयार किया। टोस्ट, फ्राइड पोच्ड एग्स, स्लाइस्ड बेकन, सब कुछ। और ने उसकी मेहनत देखकर हैरानी से कहा, ओह, इतने मेहनती? मुझे लगा कल इतना ड्रिंक करने के बाद तू सुबह उठेगा नहीं। लूमियन ने लापरवाही से जवाब दिया, बस 1 ग्लास एप्पल विस्की सावर और 1 ग्लास एब्सिंथ, ज़्यादा क्या है? और ने सर हिलाया और मुस्कुराई। इतना प्राउड होने की क्या बात है? वाइन के अलावा बाकी सब अनहेल्दी है, दिमाग पर असर करता है। कोई हैरानी नहीं कि तू दिन बार दिन बेहुदा होता जा रहा है, मेरे ड्रंकर्ड ब्रदर। देख, और का अपना स्टाइल है। वो लूमियन को छेड़ती है, लेकिन प्यार से। लूमियन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, वाइन एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मुझे पसंद है। और ने कहा, जैसे वो कह रही हो, कुछ कह के दिखा। लूमियन चुप हो गया। नाश्ता के बाद वो घर पर ही रहा, बाहर नहीं गया। और हैरान थी, कोई मुसीबत तो नहीं की? इतना ओबीडियंट। बता दे, मैं मारूंगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा कॉम्बैट क्लास दे दूंगी। कुछ नहीं, लूमियन ने बात टाल दी। मुझे गांव में चीज़ें अजीब होती दिख रही हैं। कुछ लोग अब नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। और क्या तुझे भी ऐसा लगता है? लूमियन ने देखा था कि उसकी बहन को वक्त वापस घूमने की कोई मेमोरी नहीं थी, लेकिन गांव में एबनॉर्मैलिटी 29 मार्च से पहले भी थी। एक मिस्ट्री प्रायर होने के नाते और ने उसे महसूस किया होगा, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। और का चेहरा सीरियस हो गया। तुझे भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है? बता, कौन कौन है वो जिनसे तुझे ऐसा लगा? जैसे एक्सपेक्टेड था, और जानती थी कि कुछ लोगों में प्रॉब्लम है, लेकिन इतना सीरियस है उसने नहीं सोचा था। लूमियन ने हाथ धोए और सोचने के बाद जवाब दिया, मैडम पुआलिस, पादरे, पॉन्स बेने और वो शेपर्ड पियर बेरी, जो जल्दी गांव वापस आया।
मैडम पुआलिस में कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये जानती थी जब वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉर्डू आई थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल रखती थी। बदकारी के अलावा उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं थी। मैंने उस पर कुछ देखा। और ने बात बीच में रोक दी। वो लूमियन को अलौकिक दुनिया में नहीं घसीटना चाहती थी। कांस्टेंट बदकारी? लूमियन को जब पता चला कि मैडम पुआलिस का पादरे के साथ अफेयर है तो वो हैरान हुआ, लेकिन अब उसे पता चला कि पादरे के अलावा भी उसके और मर्दों के साथ अफेयर थे। बेशक ये मैडम पुआलिस के बारे में लूमियन की सोच के बिल्कुल फिट बैठा। पादरे की बात करें तो उसमें भी तुझ जैसी ही अलौकिक ताकत की चाहत है, लेकिन एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च से उसे कभी ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और ने कहा, पॉन्स बेने जैसा आदमी जिसका दिमाग सिर्फ मसल्स में है, वो कुछ खास नहीं कर सकता। और पियर बेरी? जल्दी वापस आना थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि क्या गड़बड़ है, और गहराई में देखने की हिम्मत नहीं है। यानी अरोर की पाथवे की ताकत उसे ये बता सकती है कि कोई अबनॉर्मल है, लेकिन उसमें उतना दम नहीं कि सब कुछ जान ले। मिस्ट्री प्रायर पाथवे की सीक्वेंस 7 से किसी को क्या ही एक्सपेक्ट करें। वक्त वापस घूमने से पहले लुमियन ने ग्रांड सर से ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा बात नहीं की थी। उसने पियर बेरी के भेदों के बारे में क्रूशियल हिंट को इग्नोर कर दिया था। उसे बस अजीब लगा कि वो लेंट मनाने के लिए इतनी जल्दी वापस आ गया। लुमियन कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बज गई। कौन? लुमियन ने दरवाजे के पास जाकर पूछा। अरोर के लिए टेलीग्राम, बाहर से आवाज आई। टेलीग्राम? अरोर उलझन में थी। कौन भेजेगा मुझे टेलीग्राम? कोई अर्जेंट तो नहीं है? लुमियन भी हैरान था। वक्त वापस घूमने से पहले 30 मार्च को उन्हें कोई टेलीग्राम नहीं आया था। रुको, लुमियन ने सोचा, 30 मार्च को मैं सुबह स्क्वायर गया था रेमंड का इंतजार करने। हो सकता है ग्रैंड सर को टेलीग्राम आया हो, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। लुमियन ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर बर्ट्रैंड खड़ा था, एडमिनिस्ट्रेटर का वो आदमी जो टेलीग्राम संभालता है। उसने लुमियन को एक कागज दिया और कहा, 1 वर्ल्ड और। बर्ट्रैंड, भूरे बाल भूरी आंखें, कॉर्डू का नहीं था। वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डेरिएट से आया था। बाहर से गरम लेकिन अंदर से लालची। लुमियन ने उसकी तरफ एक सिल्वर कॉइन, एक वर्ल्ड और वाला फेंका और टेलीग्राम देखा। उसमें कुछ सिंपल लिखा था। लुमियन ने जल्दी से पढ़ लिया। जो ऑथर सैलॉन की बात पहले हुई थी वो जून में है। अगर मिस अरोर तैयार हैं तो अब ट्रियर के लिए निकल सकती हैं। टूर के लिए काफी वक्त है। हम गारंटी देते हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी होगी। साइन था नॉवेल वीकली के एडिटोरियल डिपार्टमेंट का। यार, ये टेलीग्राम नॉवेल वीकली का रिप्लाई है, लेकिन ये तो उस टेलीग्राम का रिप्लाई है जो लुमियन ने फ्यूचर में भेजना था। वक्त वापस घूम गया, लेकिन रिप्लाई आ गया। लुमियन की आंखें फट गई। नॉवेल वीकली का रिप्लाई? मैंने कब कहा मैं ऑथर सैलॉन में जाना चाहती हूं? अरोर झुककर टेलीग्राम पढ़ने लगी। नॉवेल वीकली के एडिटोरियल डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे लोगों से एक साथ मिलना मुश्किल है। बर्ट्रैंड दूर तक जा चुका था। लुमियन चक्कर में पड़ गया। उसे एक बोल्ड गेस आया। उसके हाथ में जो टेलीग्राम है वो नॉवेल वीकली का रिप्लाई है, लेकिन ये उस टेलीग्राम का रिप्लाई है जो वो कुछ दिनों में भेजेगा। ज्यादा सही कहा जाए, जो टेलीग्राम उसने वक्त वापस घूमने से पहले भेजा था, उसका रिप्लाई वक्त वापस घूमने के बाद आ गया है। और अभी उसके करंट एक्सपीरियंस में वो टेलीग्राम अभी भेजा ही नहीं गया। तो दोस्तों, लुमियन को अब एक नया राज मिल गया है। टेलीग्राम का जवाब वक्त वापस घूमने के बाद भी आ गया, चाहे उसने टेलीग्राम भेजा ही नहीं। यानी टाइम रिवर्सल सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ हुआ है। लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शन है। अ प्राइस इज ऑलवेज एग्जैक्टेड फॉर व्हाट फेट बिस्टोज। लुमियन ने अपनी ताकत की कीमत चुका दी, लेकिन अब उसके सामने एक नया मिस्ट्री है जो उसे पागल कर सकता है। क्या ये टेलीग्राम उसकी मदद करेगा या उसे और बड़ा खतरा देगा? लुमियन एक रिजल्ट पर पहुंचा। अगर उसकी सोच सही थी तो कॉर्डू और उसके आसपास के इलाके ही टाइम रिवर्सल से अफेक्टेड है। बाकी जगहों पर कोई असर नहीं हुआ। देख यार, लुमियन अब खुद ही डिटेक्शंस कर रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नई ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसकी सोचने की शक्ति भी बढ़ गई है। उसने सोचा, अगर वो यहां से निकल गया तो क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है? वो और की तरफ मुड़ा और गिल्टी बनने का नाटक किया। वो एक्चुअली ये टेलीग्राम मैंने किया है। तूने? और ने गुस्सा और हैरानी दोनों में कहा। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो समझ नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ मजाक किया है। यानी और को बिल्कुल भी शक नहीं है कि कुछ और हो सकता है। उसके लिए ये सिर्फ लुमियन की एक और शरारत है। लुमियन ने सच्चे दिल से समझाया, बात कुछ ऐसी है, मैं हमेशा से ट्रियर देखना चाहता था, तो 2 दिन पहले मैंने चुपके से टेलीग्राफ ऑफिस से नॉवेल वीकली को एक टेलीग्राम भेजा। मैंने तेरे स्टाइल में लिखा कि नेक्स्ट ऑथर सैलॉन कब है।
तो उन्होंने वार्मली इनविटेशन भेज दी। और को जैसे समझ आ गया, जैसे मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो गई। तो ऐसी बात है। अगले ही सेकंड उसने अपने पास रखी लकड़ी की छड़ी उठा ली और दांत भींच लिए। तो बड़ा हो गया है तू, लूमियन ने जल्दी से कहा। और नहीं ग्रैंडसोर, पहले मेरी सुन ले। वो घबराया नहीं बल्कि डेलिबरेटली मजाक कर रहा था। ठीक है, सुन रही हूं। और ने छड़ी पकड़कर कहा, मैं हमेशा अच्छा कंडक्ट रखना पसंद करती हूं। बिना सस्पेक्ट की बात सुने कन्विक्ट कैसे कर सकती हूं? चाहे मरना ही क्यों ना हो, तुझे पता चलेगा क्यों मरा। लूमियन ने जल्दी से कहा, इंटिस में, ट्रियर में सबसे ज्यादा और बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूं, इसलिए वहां जाना चाहता हूं ताकि डिसाइड कर सकूं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूं। और ने थोड़ा सर हिलाया, कंटिन्यू करने का इशारा। लूमियन ने सच्चे दिल से अपनी बहन की तारीफ की। मुझे भरोसा है कि अगर मैं ये लेजिट रिक्वेस्ट रखूंगा तो तू जरूर मुझे ट्रियर ले जाएगी, लेकिन तुझे अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर नॉवेल वीकली इनविटेशन भेज दे तो स्टीम लोकोमोटिव टिकट और होटल अकोमोडेशन फीस रीइंबर्स हो जाएगी, साथ में ट्रियर की बाकी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी। मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन तेरी जो भी राइटिंग है वो तूने वर्ड आफ्टर वर्ड लिखी है, मेहनत की है। मैं ऐसे पैसे बचाने का मौका नहीं छोड़ सकता। यानी लूमियन अपनी बहन की फीलिंग्स समझता है। वो जानता है कि उसे कैसे कन्विंस करना है। ये उसकी मैच्योरिटी दिखाता है। और का एक्सप्रेशन थोड़ा इजी हुआ। कम से कम तू मेरी फिक्र करता है, लेकिन क्या तू ये सोचता है कि मैं ऑथर सैलॉन में जाना चाहती हूँ? मुझे इतने स्ट्रेंजर्स से मिलना पसंद नहीं। लूमियन मुस्कुराया। ग्रांड सर, क्या तूने ये सोचा है कि नॉवल वीकली ने इतनी वार्मली इन्विटेशन इसलिए भेजी है कि तू सैलॉन में आए? नहीं, वो तेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तू एक फेमस बेस्ट सेलिंग ऑथर है। सैलॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, तू इंपॉर्टेंट है। तू सैलॉन मना करने का कोई रीज़न ढूंढ सकती है अगर तू ट्रियर की इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहे। नॉवल वीकली वालों को खुशी होगी कि तू इनविटेशन का पहला पार्ट एक्सेप्ट कर रही है। और ने लुमियन को ऊपर से नीचे देखा। तू लोगों को पढ़ना सीख रहा है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कुछ काम निकालूंगी और अपना सामान पैक करूंगी। हम 2 दिन में ट्रियर के लिए निकलेंगे। जाने से पहले नॉवल वीकली को टेलीग्राम भेज देना, ट्रियर स्टेशन पर पिकअप करने कहें। ठीक है। लुमियन खुशी नहीं छुपा पाया। लुमियन को शक था कि वो और आसानी से कोडू से निकलकर टाइम रिवर्सल की सोर्स तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। वो खुद को एक जगह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने और को कन्विंस करने की कोशिश की। लुमियन ने और को टाइम रिवर्सल के बारे में बताने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि उसकी बहन ने वो मेमोरीज खो दी थीं। वो जानता था कि वो ऐसे डिल्यूजनल स्पेकुलेशंस पर यकीन नहीं करेगी जब तक लुमियन प्रोफेसीज ना करता रहे जो इवेंचुअली वेरीफाई हो जाए। उसने ये नाटक किया कि वो टाइम रिवर्सल से अनअवेयर है। वो फिलहाल कोई प्रोफेसी करने का प्लान नहीं बना रहा था, ताकि देखे कि क्या क्लूज मिल सकते हैं। पढ़ाई का बहाना बनाकर लुमियन 2nd फ्लोर पर आया और स्टडी में घुस गया। वो बैठा और कैजुअली एक किताब खोली, कंफर्म करने के लिए कि सीधी है या उल्टी। फिर वो अपने ख्यालों में खो गया। कल रात और आज जो भी डिटेल्स मिली थीं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। यार, लुमियन अब डिटेक्टिव की तरह सोच रहा है। वो हर छोटी डिटेल को जोड़ रहा है ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। उसकी निगाह टेबल पर रखी लिव्र ब्लू पर पड़ी। उसका दिल तेज हो गया। उसने किताब बंद की और लिव्र ब्लू उठा ली। जल्दी से पलटने लगा। वो पेजेस जहां से वर्ड्स मिसिंग थे और होल्स थे वो सामने आ गए। वो लेटर? लुमियन ने चुपके से सोचा। उसने नॉवल वीकली के लेट रिप्लाई और लिया रायन को मिली हेल्प लेटर को एक साथ जोड़कर सोचा और एक नया अंदाजा लगाया। शायद वो लेटर सच में मैंने लिखा था। मैं ही मर्डरर हूं। ये लुमियन का सबसे बड़ा रियलाइजेशन है। हो सकता है वो खुद ही वो शख्स हो जिसने हेल्प लेटर लिखा था। टाइम रिवर्सल एक बार से ज्यादा हो चुका है और की नॉवल की डेफिनेशन के मुताबिक इसे टाइम लूप कहते हैं। एक प्रीवियस साइकिल में मैंने कुछ एक्सप्लोरेटरी एक्शंस के जरिए कुछ एबनॉर्मैलिटी डिस्कवर की और को इन्वॉल्व किए बिना एक एनोनिमस लेटर से आउटसाइड वर्ल्ड से मदद मांगी। जब ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम की सीरियसनेस पता चली और उन्होंने रायन और उसके साथियों को भेजा, तब तक कॉडू में नया साइकिल शुरू हो चुका था। और की तरह मैं भी अपनी सारी मेमोरीज खो चुका था और अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया था। अब सवाल यह है कि इस लिव्र ब्लू से वर्ड्स मिसिंग क्यों हैं? लॉजिकल हिसाब से इसे भी अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आना चाहिए था, जैसे प्रीवियस साइकिल में खाया हुआ खाना वापस आ गया था। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, अगर टाइम रिवर्सल स्टार्ट होने से पहले मैंने एबनॉर्मैलिटी डिस्कवर किया और मदद मांगी तो रिलेटेड मेमोरीज रीसेट नहीं होनी चाहिए थी। कोई और वजह हो सकती है जिसने मेरी कुछ मेमोरीज डिलीट कर दी है। दूसरी, उस पर्टिकुलर साइकिल में मुझे कोई ऐसा तरीका मिल गया जिससे कोई चीज लूप से अफेक्ट ना हो। वो क्या हो सकता है?
अगर है तो मैं कोई पेपर क्यों नहीं लेता और जो कुछ पता चला है लिख क्यों नहीं रखता। ल्यूमेहन को लगा जैसे उसने फॉग की एक लेयर हटा दी हो, जनरल सिचुएशन को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया हो, लेकिन फिर भी और ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गया। यानी ल्यूमियान सच्चाई के करीब तो पहुंच गया है, लेकिन पूरा पजल अभी भी अधूरा है। उसकी सोच थी कि वो कई टाइम लूप्स पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है, लेकिन प्रीवियस साइकिल्स में जब वो शुरू से स्टार्ट होता था उसकी मेमोरीज और फिजिकल कंडीशन रीसेट हो जाती थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता था। इस बार उसकी मेमोरीज और हंटर बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक इसलिए रिटेन हुई क्योंकि वो उस औरत से मिला था और वॉन्ड कार्ड ऑब्टेन किया था। वो ड्रीम रूइंस में गया और अपने अंदर की स्पेशल ट्रेट को एक्टिवेट किया। 2 निशानों की स्पेशल ट्रेट ने लूमियान को अपने ड्रीम में बियॉन्ड अ स्टेट को रियलिटी में ब्रिंग करने की कैपेसिटी दी, तो उनका पूरा फिजिकल कंडीशन साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट में सेव होना बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए शॉटगन मॉन्स्टर की कंडीशन रीसेट होने के बाद भी वो हंटर बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक वापस नहीं ले पाया। लूमियान चेयर पे पीछे झुक गया और सीलिंग की तरफ देखते हुए धीरे से सांस छोड़ी। फिर वो खुद पर हंस दिया। मैं अभी अभी बियॉन्डर बना हूं और मुझे ऐसी अबनॉर्मल चीज़ों का सामना करना है, मुझे डेवलप करने का टाइम भी नहीं मिलता। यार लूमियान सही कह रहा है, उसने अभी ताकत पाई है और ऑलरेडी सबसे बड़े मिस्ट्री में फंस चुका है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि हेल्प रिक्वेस्ट मैंने लिखी, हो सकता है और ने लिखी हो, और मैडम पुआलीज भी सस्पेक्ट है। बियॉन्डर्स होने के नाते हो सकता है उन्हें किसी साइकिल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो और उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की हो। उनके मिस्टिसिज्म नॉलेज के साथ मेरे मुकाबले उनके लिए कुछ ट्रेसेस प्रिजर्व करना आसान है। फिर भी टाइम लूप अभी की सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा गैस है। सोचते हुए लूमियन ने हेल्प लेटर का सोर्स कंफर्म करने का तरीका सोच लिया। सोल्यूशन सिंपल था, वो ड्रीम रूइंस में जाकर घर वाली लीव्र ब्लू को पलटेगा। अगर वहां भी लीव्र ब्लू में वर्ड्स मिसिंग हैं तो मतलब लूमियन ने हेल्प लेटर खुद लिखा है। स्पेशल ड्रीम में घर उसकी सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन से बना है, जो वो सबकॉन्शियसली जानता है वो वहां आएगा। अगर नहीं तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि और या मैडम पुआलीस ने किया। लूमियन की सबकॉन्शियस को इसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लूमियन ने स्लीप करने की जल्दबाजी नहीं की। वक्त होते हुए वो चुपके से घर से निकलकर ओल्ड टैवर्न की तरफ बढ़ा। टैवर्न के कोने में उसे वो फेमिलियर फिगर दिखी, वो औरत जिसने उसे वॉन्ड कार्ड और पोशन फॉर्मूला दिया था। उसने लंबा ऑरेंज प्लीटेड ड्रेस पहना था, फ्लाउंस कॉलर के साथ, और लाइट कलर्ड फ्रिली हैट। लूमियन ने राहत की सांस ली, जैसे डूबता हुआ आदमी जिंदगी की कश्ती पकड़ ले। देख, लूमियन को लगा जैसे वो अकेला नहीं है, कोई तो है जो उसे समझता है। वो जल्दी से उसके पास गया और देखा कि उसके सामने टेबल पर ब्रेकफास्ट की चीजें नहीं बल्कि टैरो कार्ड्स के 3 स्टैक्स रखे थे। क्या मुझे एक कार्ड ड्रॉ करने की जरूरत है? लूमियन ने धीरे से पूछा। तू पहले ही ड्रॉ कर चुका है, उस औरत ने बिना ऊपर देखे टैरो कार्ड्स को शफल करते हुए कहा। लूमियन की आंखें नम हो गई। जैसे एक्सपेक्टेड था, वो टाइम लूप से इफेक्ट नहीं हुई थी। बिना किसी आज्ञा के लूमियन बैठ गया और सीधा पूछा, मैं और पूरा कोडू विलेज टाइम लूप में फंस गए हैं? औरत ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, तू अब सर्कल इनहैबिटेंट्स में से एक है। लूमियन ने सर्कल इनहैबिटेंट्स का टर्म खुद से दोहराया और उलझन में पूछा, इसका क्या मतलब है, टाइम लूप में फंसे लोग? औरत मुस्कुराई। इसकी 2 एक्सप्लेनेशंस है। पहली, उन लोगों के लिए जो किसी एग्जिस्टेंस को प्रे करने के बाद सीक्वेंस 4 के बराबर स्पेशल पावर ऑब्टेन कर लेते हैं। दूसरी, तेरी करंट सिचुएशन के लिए। तुम किसी छिपे एग्जिस्टेंस को प्रे करके ताकत ऑब्टेन कर सकते हो? लूमियन सर्कल इनहैबिटेंट्स की पहली एक्सप्लेनेशन सुनकर बहुत हैरान हुआ। क्या ऐसा है कि सारे 22 बियॉन्डर पाथवेज सिर्फ पोशंस पीने से एडवांस करते हैं? औरत ने थोड़ा सर हिलाया। थियोरेटिकली इटर्नल ब्लेजिंग सन बिना पोशन के बियॉन्डर पावर्स का गिफ्ट दे सकता है, लेकिन ये उसके लिए एक बर्डन है। इसे सिर्फ टेम्परेरी मेजर के तौर पर यूज किया जा सकता है। जितने ज्यादा लोग ब्लेसिंग चाहे उतना ज्यादा बर्डन, शायद उसकी स्टेट पर भी असर पड़े। जो लोग बेस्टोर्ड होते हैं उनके लिए भी डिसएडवांटेजेस हैं। वो स्लोली इटर्नल ब्लेजिंग सन के करीब हो जाएंगे, बॉडी हो या माइंड, स्पिरिट। और सिंस ये किसी सुपीरियर बीइंग का गिफ्ट है, वो कभी भी वापस ले सकते हैं, जब तक तुम्हारे पास किसी पाथवे की यूनिक पावर ना हो और गिफ्ट लेते वक्त सीक्रेटली किसी लेवल की स्टीलिंग कंप्लीट कर लो। तो दोस्तों, अब लूमियन को कंफर्म हो गया है वो टाइम लूप में फंसा है, और उसकी मदद करने वाली वो राज वाली औरत भी यही है। सर्कल इनहैबिटेंट्स, ये नया टर्म लूमियन की जिंदगी में आ गया है। अ प्राइस इज ऑलवेज एक्सैक्टेड फॉर व्हाट फेट बेस्टोज। लूमियन में अपनी ताकत की कीमत चुकाई
और अब वो एक ऐसे राज के सामने है जो उसे पागल कर सकता है। क्या लुमिन इस टाइम लूप से निकल पाएगा? क्या वो और अरॉर ट्रायर भागकर बच सकते हैं? लूमियन ने थोड़ा रुक कर कहा, तो बॉडी, माइंड और स्पिरिट बेस्टोर के करीब हो जाएंगे, क्योंकि गिफ्ट की पावर में करस्पॉन्डिंग ब्रांड होता है। उसने ये इन्फ्रेंस ओल्डेस्ट वन और प्रीवियस ओनर्स के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स से निकाला था। देख, लूमियन अब अपनी ताकत के साइंटिफिक साइड को समझ रहा है। वो सिर्फ फाइटर नहीं, थिंकर भी बन रहा है। बेशक बेस्टोमेंट प्योर स्ट्रेंथ हो और उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, लेकिन उसमें प्रीवियस ओनर्स के क्वर्क्स होने की पॉसिबिलिटी है। औरत ने टैरो कार्ड्स पकड़े हुए सर हिलाया। तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी इंप्रेसिव है। औरोर का शुक्रिया करो कि उसने तुझे इनफ बेसिक एजुकेशन दी। लूमियन ने मन ही मन सोचा, तुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं। औरत ने कंटिन्यू किया, चाहे बेस्टोवर बेस्टोर्ड को अफेक्ट नहीं करना चाहे, फिर भी दूसरे पार्टी को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अप्रोच होने से रोकना मुश्किल है, क्योंकि अगर बेस्टोर्ड पावर में बेस्टोवर की विल नहीं है, तो बेस्टोर्ड के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा और वो जल्दी डिसिपेट हो जाएगी। इसलिए ऑर्थोडॉक्स गॉड्स की ब्लेसिंग्स इस एस्पेक्ट में बेसिकली टेम्पररी और लिमिटेड एक्सटेंट तक होती हैं। यानी जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा रिस्क। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। और ईविल गॉड्स को फर्क नहीं पड़ता कि बेस्टोर्ड का क्या होता है। लूमियन ने सोच समझकर पूछा, बियॉन्डर्स मतलब जो लोग पहले से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, क्या वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और लूज कंट्रोल का कारण बनेंगे? औरत मुस्कुराई और सर हिलाया। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। सोच, गिफ्ट की पावर तुम्हारे बॉडी को बेस्टोर के मैच में ट्रांसफॉर्म करेगी, लेकिन तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी अपने बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक अडैप्ट हो चुका है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जब तक तुम नया बैलेंस नहीं ढूंढ लेते। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे माइंड या स्पिरिट को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम लूज कंट्रोल नहीं करोगे जब तक तुम कोलैप्स के ब्रिंक पर ना हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें अपने बॉडी पर तीसरी आंख और चौथा हाथ उगता देखने की आदत डालनी पड़ेगी। बेशक प्री रेक्विजिट ये है कि बेस्टोर्ड पावर लंबे टाइम तक रहे और करस्पॉन्डिंग लेवल भी काफी हाई हो, वरना बॉडी में छोटी सी चेंजेस को इग्नोर किया जा सकता है। लूमियन ने ये जानकारी चुपचाप नोट कर ली। अगर गिफ्ट सेम पाथवे से हो या नेबरिंग पाथवे से हो, उसने पूछा। औरत ने सर हिलाया। उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फिर वो चकल्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी में चेंजेस नहीं होंगे। यानी कोई भी ताकत बिना कीमत के नहीं मिलती, चाहे वो कितनी भी प्योर क्यों ना हो। इसका क्या मतलब है? लूमियन उलझन में था और क्लैरिफिकेशन मांगने ही वाला था कि औरत ने उसके बीच में टोक दिया। मैंने सोचा था कि सर्कल इनहैबिटेंट्स के बारे में जानने के बाद तुझे टाइम लूप में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। हैरानी है कि तू उस नॉलेज पर ध्यान दे रहा है जो फ्यूचर में तेरे काम नहीं आएगी। ये तेरी आदत नहीं है। लुमियन ने खुद पर हंसी उड़ाई। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो टाइम लूप तोड़ने में, उसने कहा। लेकिन फिर मुझे याद आया जो तुमने पहले कहा था। तुमने क्लेम किया कि कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम का प्राइस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कोडू होगा, सब मर जाएंगे। अगर मैं बेटर आउटकम चाहता हूं तो सिर्फ खुद पर डिपेंड कर सकता हूं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं रीजन गेस कर सकता हूं। अगर तुम साइकिल तोड़ना चाहती हो और तुम सर्कल इनहैबिटेंट नहीं हो, तो सिर्फ एक ही तरीका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। औरत ने सहमति में सर हिलाया। बिल्कुल सही। लुमियन उलझन में था और उसने पूछा, तो तुमने पहले साफ क्यों नहीं बताया? यार, लुमियन सही कह रहा है, ये औरत हर बात अधूरी क्यों रखती है? औरत तुरंत हंस दी। अगर मैंने कहा होता कि पूरा विलेज टाइम लूप में फंसा है, तो क्या तू मुझ पर यकीन करता? लुमियन ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, शायद नहीं। ऐसी absurd स्टोरी पर बिना एक्सपीरियंस किए यकीन करना मुश्किल था। औरत मुस्कुराई। इसलिए मैंने साफ नहीं बताया। मैं तुझे समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लुमियन थोड़ा चुप रहा, फिर मौका देखकर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस साइकिल को तोड़ने की कुंजी क्या है? मुझे किस डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए? औरत ने सर हिलाया। सर्टेन मैटर्स पर डिविनेशन यहाँ बहुत खतरनाक है। हैं? लुमियन उलझन में था। औरत ने आगे कहा, अगर मुझे कुंजी पता होती तो मैं तुम्हें बता देती। उसने आह भरी। जैसे ही ये सॉल्व होगा मैं ये जर्नी एंड कर सकती हूँ। कब मिलेगी मुझे वर्क फ्री वेकेशन? यानी ये औरत भी यहाँ किसी काम से आई है, वो भी इस प्रॉब्लम से परेशान है। वर्क? लुमियन उस राज वाली औरत से कोई इंस्पिरेशन नहीं ले पाया, इसलिए उसने पूछा, अगर पदरे को मारा न जाए तो टाइम रिपीट होना बंद हो जाएगा? नहीं, औरत ने सही जवाब दिया। लूप में कई ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग टाइम का 12th नाइट तक पहुंचना। बाकी का तू खुद फिगर आउट कर ले। 12th नाइट इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफी टाइम है। लुमियन ने थोड़ा सोचकर कहा, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी में स्पेशलनेस ट्रिगर कर दी, इसलिए मैं हर लूप में अपनी मेमोरीज और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए रखता हूं। सही?
औरत को सर हिलाते देखते हुए उसने आगे पूछा, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा और इन्वेस्टिगेट करता रहूंगा, मैं सूनर और लेटर सब कुछ एंड करने की कुंजी ढूंढ ही लूंगा। ये और की एग्जॉस्टिव मेथड का एप्लीकेशन था। थियोरेटिकली सही है। औरत की वो इमोटिव आंखें, जिन्हें ल्यूमिन समझ नहीं पा रहा था, फिर से सरफेस हो गईं। लेकिन तुझे रियलाइज करना चाहिए कि सिर्फ कॉडू और आसपास के इलाके ही टाइम लूप में है। आउटसाइड वर्ल्ड में टाइम नॉर्मली पास हो रहा है और डेट कॉडू से बिल्कुल डिफरेंट है। 3 इन्वेस्टिगेटर्स अपनी सिचुएशन और विलेज डिस्क्राइब करने के लिए टेलीग्राम्स भेजेंगे और ऑफिशियल्स को एबनॉर्मैलिटी का पता चल जाएगा जब वो डेट मेंशन करेंगे। साइकिल रीस्टार्ट होने से पहले अगर इन्वेस्टिगेटर्स टेलीग्राम भेजने में फेल हो गए या उन्होंने डेट मेंशन नहीं की, तो वक्त गुजरने के साथ ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम पता चल जाएगी। उन्हें क्या लगता है कि वो कॉडू के टाइम लूप को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ल्यूमिन थोड़ा चुप रहा, फिर जवाब दिया, वो डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिल्कुल तुम्हारी ऑल्टरनेटिव चॉइस की तरह। यानी ल्यूमिन के पास बहुत कम टाइम है। अगर वो खुद लूप को नहीं तोड़ पाया तो बाहर वाले आके सब खत्म कर देंगे। औरत ने मिली-जुली भावनाओं से सर हिलाया। इससे अबनॉर्मैलिटी को फैलने और दूसरों को इफेक्ट करने से रोका जा सकता है, उसने कहा। अगर फ्यूचर में तुम्हें सोनिया सी जाने का मौका मिले तो बैंसी हार्बर के बारे में पूछना। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के द्वारा करप्शन की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, कोई नहीं बचा। ल्यूमिन को अपने लूप की कुंजी खुद ढूंढने का नया डिटर्मिनेशन फील हुआ। उसने खुद पर हंसी उड़ाई। लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ 3-4 साइकिल्स बचे हैं और वो हर बार 12th नाइट तक नहीं जाने दे सकता। औरत खड़ी हो गई और ठंडे लहजे में बोली, कम से कम तुझे एक मौका तो है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं। ओल्ड टैवर्न से निकलने के बाद ल्यूमिन सड़क पर खड़ा था और कुछ पेडेस्ट्रियंस और आसपास के हाउसेस को देख रहा था। कॉडू विलेज का सब कुछ सरफेस पर नॉर्मल लग रहा था। विलेजर्स के इमोशंस वही थे जो हर जगह लोगों के होते हैं, खुशी और गुस्सा, डिजायर और लॉन्गिंग। लेकिन इस पीसफुल और नॉइजी फसाड के नीचे ये विलेज एक अनइमेजिनेबल हॉरर छुपा रखा था। यहाँ हर कोई लूप में फंसा था और वही कुछ दिन बार बार जी रहा था। पाद्रे गियोम बेने, शेपर्ड पियर बेरी, पॉन्स बेने और एवा लिजिए के अलावा ल्यूमिन टेम्परेरीली डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि और कौन इनोसेंट है। यार, यहाँ तो ल्यूमिन को खुद अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं है। इतना बदला है गांव। वो रायमंड ग्रेग के बारे में भी 100% श्योर नहीं था, जो यूजुअली दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है और कोई चाल नहीं सोच सकता। हो सकता है पादरे की सुपर पावर ने लेंट के एंड में उन लैड्स के स्ट्रेंज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया हो, इंस्टेड ऑफ उनका खुद का कोई इशू हो। एक सेकंड के लिए लूमियन को लगा जैसे कोर्डू एक प्रिमिटिव जंगल है जिसमें छिपे खतरे हैं। वो बता नहीं सकता था कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कॉशन और पेशेंस सबसे ज़रूरी है। एबिलिटी, करेज, विजडम और एक्सपीरियंस सेकेंडरी हैं। ये कुछ हद तक उसके वेग्रेंट डेज जैसा था, लेकिन क्लियरली डिफरेंट। ये ख्याल आते ही उसने महसूस किया कि हंटर पोशन डाइजेस्ट होने के साइंस दिखा रहा है। यानी लूमियन अब एक्टिंग मेथड के पहले स्टेप पर है। वो समझ गया कि हंटर कैसे बिहेव करता है। ये एक्टिंग मेथड का पहला स्टेप है। बहुत तेज़ है। मैंने सोचा था कि डाइजेस्ट होने में 1-2 महीने लगेंगे। वो हंटर पोशन डाइजेस्ट होने की पॉसिबिलिटी पर एक्साइटेड हो गया। क्या वो हंटर पोशन 1 या 2 साइकिल्स में डाइजेस्ट कर सकता है? ड्रीम रूइंस की हंटिंग की मदद से वो जल्दी से सीक्वेंस 8 प्रोवोकर बन सकता है और टाइम लूप प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस बढ़ा सकता है। लूमियन सोचते हुए आगे बढ़ा। वो विलेज स्क्वायर पर पहुंचा। उसका करंट प्लान था कि पादरे के साथ बात करे ताकि उसमें एबनॉर्मैलिटीज टेस्ट कर सके और कोई क्लूज ले सके। उसने इधर-उधर देखा। एक फिगर गहरा भूरा लॉन्ग कोट पहने हुए था, हुड के साथ, कमर में रस्सी बंधी हुई और नए सॉफ्ट लेदर शूज। वो शेपर्ड पियर बेरी था। देख, पियर बेरी फिर से आ गया और लूमियन अब उससे पहले से ज्यादा गौर से देख रहा है। वो लूमियन जल्दी से पियर के पास गया और डेलिबरेटली पूछा, पियर, तू वापस क्यों आया? पियर के ब्लैक कर्ली बाल चिकने थे और उसने दाढ़ी नहीं बनाई थी। उसने खुशी से जवाब दिया, क्या लेंट ऑलमोस्ट नहीं आ रहा? मैंने कई साल से नहीं मनाया, इस साल नहीं छोड़ सकता। उसकी ब्लू आंखें जेंटल स्माइल से भरी थीं और वो बिल्कुल उस शेपर्ड से अलग लग रहा था जिसने लूमियन को पहले ट्रॉमेटाइज किया था। यानी पियर बेरी का बिहेवियर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन लूमियन जानता है कि ये वही इंसान नहीं है जो पहले साइकिल में था। आंसर डिफरेंट प्लेस में और डिफरेंट क्वेश्चनर के साथ प्रीवियस साइकिल से कुछ अलग होगा। एसेंस सेम है, लेकिन कुछ वर्ड्स डिफरेंट होंगे। लूमियन ने गौर से सुना
और पियर के नए जूतों को देखते हुए पूछा, क्या तू अमीर हो गया? खास नहीं, बस इतना कह सकता हूं कि मेरा करंट बॉस कोई आम आदमी नहीं है। उसने मुझे काफी कुछ दिया। आज रात ड्रिंक्स मेरी तरफ से। पियर की खुशी साफ दिख रही थी। ठीक है। ल्यूमियन मान गया और कैथीड्रल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, प्रेयर करने जा रहा है? पियरे ने आह भरी। हाँ, बहुत हो गया। कैथीड्रल में गॉड को प्रेयर किए। सेंटेंस खास सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था, लेकिन ल्यूमियन जितना सुन रहा था उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। शेपर्ड्स ह्यूमन सेटलमेंट से बिल्कुल अलग नहीं होते। प्लेन्स और पैस्चर्स के आसपास कई विलेजेस स्कैटर्ड हैं। हाई माउंटेन मेडोज डेसोलेट हो सकते हैं, लेकिन शेपर्ड्स ओकेजनली डिसेंड करते हैं रीसप्लाई करने। उसे कैथीड्रल क्यों नहीं मिली? बेशक अगर पियरे बेरी फेन पॉटर या लेनबर्ग गया होता तो इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल ढूंढना बेकार होता, लेकिन ल्यूमियन पियरे बेरी के हर वर्ड में कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा था। पियरे बेरी ने उससे पूछा, तू भी कैथीड्रल जा रहा है? नहीं, ल्यूमियन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने सोचा स्क्वायर में लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन खाली था। उसने हाथ हिलाया। मैं घर जा रहा हूं, कल रात मिलते हैं। पियरे बेरी ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। यार, ल्यूमियन ने पियर के साथ बात करके कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन उसे लगता है कि उसके घर में कुछ मिल सकता है। शेपर्ड को कैथीड्रल की तरफ जाते देखते हुए ल्यूमियन वापस गांव की तरफ चल दिया। उसने पादरे से बात करने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसकी अगली डेस्टिनेशन थी शेपर्ड पियरे बेरी का घर। अब ल्यूमियन को पता है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही साइकिल्स बचे हैं, वरना बाहर वाले आके सब कुछ खत्म कर देंगे। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो पियरे बेरी के घर जाएगा, जानने के लिए कि वो आखिर क्या छुपा रहा है। अ प्राइस इज ऑलवेज एग्जैक्टेड फॉर व्हाट फेट बिस्टोज। ल्यूमियन ने अपनी ताकत की कीमत चुकाई और अब वो उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे पियरे बेरी के घर कुछ मिल जाएगा? क्या वो टाइम लूप की कुंजी ढूंढ पाएगा? बेरी फैमिली के करीब 2 दर्जन लोग एक झुग्गी जैसी 2 मंजिला बिल्डिंग में थे। लूमियन को खुले दरवाजे से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ध्यान से उससे बचता हुआ पीछे की तरफ चला गया, जहां लकड़ी की बाड़ें थीं और थोड़ी सी खाली जगह थी। उस खाली जगह के किनारे घास और लकड़ी के ढेर थे और 3 मैले सफेद भेड़ जो कीचड़ से सने थे वहां मंडरा रहे थे। देख, लूमियन अब डिटेक्टिव की तरह हर छोटी क्लू फॉलो कर रहा है। वो पियर बेरी के भेड़ों में कुछ गड़बड़ होने की सोच रहा है। लूमियन को याद था कि औरोर ने मेंशन किया था कि पियर की जल्दी वापस लाई भेड़ें पिक्यूलियर हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली बता नहीं पाई कि उनमें क्या अनयूजुअल है। इसलिए लूमियन ने शेपर्ड के कैथीड्रल में प्रेयर करने की एब्सेंस का फायदा उठाया, उन भेड़ों की जांच करने के लिए। उसने खुद कभी भेड़ नहीं चराए थे, लेकिन वो कोर्डू के हाईलैंड पैस्चर्स के पास रहता था, इसलिए उसने कम से कम 70-80 भेड़ों को देखा था। वो उनसे बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं था। काफी देर गौर से देखने के बाद लूमियन तीनों भेड़ों और दूसरी भेड़ों में कोई फर्क नहीं बता पाया। वो बस खुद से मटर करने लगा। नेकेड आई से कोई इशू दिख नहीं रहा। क्या मुझे कोई सुपर पावर चाहिए? यानी लूमियन की हंटर वाली सेंसोरियल एबिलिटीज भी काम नहीं कर रही हैं। ये भेड़ें नॉर्मल लग रही हैं। बेशक हंटर्स के पास ऐसी एबिलिटीज नहीं होती। लूमियन ने अपनी एनहांस्ड विजन, सेंस ऑफ स्मेल और वेरियस क्लूज की अंडरस्टैंडिंग यूज कर ली, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सिर्फ एक ऑडिटी उसने नोटिस की। भेड़ों का गोबर एक कोने में इकट्ठा था, इधर उधर नहीं बिखरा। बिल्कुल हो सकता है बेरी फैमिली रेगुलरली उस एरिया को क्लीन करती हो, गोबर को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने के लिए। कुछ और सेकंड्स ऑब्जर्व करने के बाद लूमियन ने धीरे से मटर किया, लगता है सिर्फ देखने और सूंघने से काम नहीं चलेगा, क्या हाथ लगाना पड़ेगा। बिना किसी हेजिटेशन के उसने बाड़ पर हाथ रखा और फ्लिप कर लिया, जैसे वो अपने घर में हो। तीनों भेड़ों ने अपना सर घुमाया और लूमियन की तरफ देखा, जो उन्हें ग्रिन करते हुए बोला, चलो टाइम है चेकअप का। यार, लूमियन की नई आइडेंटिटी, वो अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसे डर नहीं था कि उनका मालिक उसे पकड़ लेगा, क्योंकि उसने ऐसे काम पहले भी काफी बार किए थे। गांव का हर फैमिली जानता था कि ये आदमी हर तरह के प्रैंक्स मारना पसंद करता है। भेड़ों को प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल करना उसकी एंटिक्स का हिस्सा था। लूमियन के अपने शब्दों में, जब तुम्हारी रेपुटेशन ऑलरेडी खराब हो तो कुछ फायदे होते हैं बदनाम होने के। प्रैंकस्टर किंग के टाइटल के साथ वो कोडू विलेज में जो भी करता, उस पर ज्यादा शक नहीं आता। चाहे वो क्लियरली अब नॉर्मल लोग उसे पकड़ लें, वो कंफर्म नहीं कर सकते कि उसमें कुछ गड़बड़ है। बेशक ऐसे हालात में पादरे गियोम और शेपर्ड पियर उसे प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर खत्म कर सकते हैं, इसलिए उसे जरूरत से ज्यादा कॉशन की जरूरत थी। बा बा बा
जैसे उन्हें लूमियन की बुरी नीयत का एहसास हो गया, तीनों भेड़ें घास के ढेर के पीछे छिप गईं। उनकी आवाज़ें मुश्किल से सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो एक हंटर से कैसे बच सकते थे। लूमियन ने एक भेड़ पकड़ा, उसका पेट थपथपाया और जोर से उसके दांत चेक किए। यहाँ भी कोई इशू नहीं, उसने धीरे से कहा। भेड़ की तरफ देखते हुए उसने शैतानी ग्रिन के साथ कहा, तुम्हारी हेल्थ एक्सीलेंट है, तुम शायद पीस के साथ डिलिशियस मटन स्ट्यू बनोगे। उसने जानबूझकर ऐसा कहा, तीनों भेड़ों की इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। जब टारगेट की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो सिर्फ इस एंगल से शुरू कर सकता था। भेड़ की आंखें 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। लूमियन चकल्ड, काफी स्मार्ट हो, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भेड़ की आंखें नॉर्मल हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और घास खाने लगी। इग्नोर कर रही हो? लूमियन ने अपनी थोड़ी को स्ट्रोक किया। मैं बाद में पियर बेरी से तुम्हें खरीद लूंगा और आज रात डिनर में तुम्हें खा लूंगा। भेड़ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने घास का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे झटके से बाहर निकाल लिया। घास का ढेर गिर गया और लूमियन की तेज हंटर वाली आंखों ने कुछ देखा। यानी लूमियन की नई ताकत का एक और फायदा, वो छोटी से छोटी चीज भी मिस नहीं करता। उसका चेहरा उतर गया। वो आगे बढ़ा और बैठकर गौर से देखने लगा। वो काले बालों का एक बंडल था जिसमें कुछ कटे हुए नाखून थे। ये घर के बाहर क्यों होगा? लूमियन ने हैरानी से मटर किया। कॉर्डू के रहने वाले होने के नाते वो डेरिएज रीजन की बरियल कस्टम्स से वेल अवेयर था। जब कोई घर में मरता है तो उसके बाल और नाखून काटकर घर के अंदर कहीं छिपाने पड़ते हैं ताकि उनकी कुंडली और अच्छी किस्मत बनी रहे। ऐसी चीज आउटडोर हेस्टैक में कैसे आ गई? लूमियन ने बाल और नाखून का बंडल उठाया, उसे तौलते हुए और देखते हुए। ये काफी फ्रेश लग रहा है, जैसे अभी काटे गए हों। उसने जल्दी से फैसला कर लिया। लेकिन कॉर्डू विलेज में हाल ही में कोई नहीं मरा था। लूमियन सिर्फ इतना शक कर सकता था कि ये फ्यूनरल कस्टम्स जैसी कोई विचक्राफ्ट है। उसने बाद में अपनी सिस्टर से कंसल्ट करने का सोचा। किसी का शक ना बढ़ाने के लिए उसने नाखून और काले बाल वापस घास के ढेर में डाल दिए और बिखरे सीन को। ये काम खत्म करने के बाद वो लकड़ी की बाड़ की तरफ चल दिया। जब लूमियन कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसने मुड़कर तीनों भेड़ों की तरफ देखा। उम्मीद भरे अंदाज में उसने खुद से मटर किया, पियर बेरी ऑफ लगता है। वो मई से पहले गांव वापस आ गया। क्या उसने बाहर कोई क्राइम किया? इंटिस का अच्छा सिटीजन और गॉड का डिवाउट बिलीवर होने के नाते क्या मुझे डेरिएज जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए? यार, लूमियन की सोच अब पूरी तरह प्रैक्टिकल हो चुकी है। वो हर एंगल से प्रॉब्लम को देख रहा है। तीनों भेड़ें बस उसकी तरफ देखती रहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई चेंज नहीं। लूमियन ने मन ही मन आह भरी। उसे निराशा हुई। ये भेड़ें खास इंटेलिजेंट नहीं है, उसने सोचा। उसने अपने हाथ ऊपर किए, थम्स अप पॉइंटिंग, इंडेक्स फिंगर्स डाउन, एक जेस्चर ऑफ डिसडेन। क्या हुआ? जब मैं बुरी मूड में हूं तो भेड़ों का मजाक उड़ाना गलत है? अचानक जिस भेड़ की लूमियन ने जांच की थी वो कुछ कदम आगे बढ़ा। उम्मीद भरा लग रहा था। उसने अपना खुर उठाया और कीचड़ में कुछ लिखने लगा। लूमियन 1 सेकंड के लिए स्टंड हो गया, लेकिन जल्द ही उस भेड़ के पास आ गया, ये देखने के लिए कि वो क्या लिख रहा है। भेड़ जमीन पर लेटर्स लिख रहा लग रहा था। लूमियन को फेमिलियर लग रहे थे, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं कर पाया। उसने माथा सिकोरा और अंदाजा लगाया, ये लैंग्वेज की शुरुआत इंटिस लैंग्वेज जैसी है, लेकिन मैं सिर्फ इंटिस और कुछ एंशिएंट फेसैक लैंग्वेजेस जानता हूं। उस वक्त लूमियन को औरोर के वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई। नॉलेज इक्वल्स पावर। भेड़ ने लिखना खत्म किया और एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में सिंसियरिटी थी। बाकी 2 भेड़ों का भी इमोशनल चेंज आया और उन्होंने धीरे से बा कहा। लूमियन ने जमीन पर लिखा वर्ड देखा और गहरी सोच में पड़ गया। सोच रहा था कि इसका क्या मतलब है और उसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। यानी लूमियन को समझ नहीं आ रहा था कि भेड़ ने क्या लिखा है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसे पता है। बस 1-2 सेकंड में उसके पास एक आइडिया आया और उसने तीनों भेड़ों को गंभीरता से सर हिलाया। उसने अपना राइट पैर बढ़ाया और सॉइल पर लिखे वर्ड को मिटा दिया। हो सकता है वो समझ नहीं पाया, लेकिन वो समझने का नाटक कर सकता है। वो अभी भेड़ों को धोखा देगा और बाद में अपनी बहन से गाइडेंस मांगेगा। बिना भेड़ों के रिस्पॉन्ड करने का इंतजार किए उसने धीरे से सर हिलाया, एक भारी और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ बाड़ की तरफ चल दिया, जैसे कह रहा हो, सब्र रखो, मैं कुछ करूं। शीप पेन से निकलने के बाद लूमियन ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा घर गया और औरोर को स्टडी में रिक्लाइनर पर पढ़ते हुए पाया। ग्रैंड सर, उसने एंग्जाइटी से कहा, कुछ है? औरोर ने तुरंत अपनी गार्ड ऊपर कर ली। ग्रैंड सर बुलाना? इस बार कैसी मुसीबत में फंसा? लूमियन ने गहरी सांस ली और अपने ख्यालों को ऑर्गेनाइज किया। याद है जब तुमने कहा था कि शेपर्ड पियर बेरी की 3 भेड़ों में कुछ ऑफ था? तो मैं उसके घर के पीछे गया जब वो कैथीड्रल में प्रेयर कर रहा था और देखा कि मुझे क्या मिला। औरोर का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो पहले बताओ, अब खतरनाक है और कोई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा।
यार, औरोर की फिक्र दिखती है। वो लूमियन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन लूमियन खुद ही सब कुछ कर रहा है। लूमियन अपनी बहन की कंसर्न से टच्ड हो गया, लेकिन कंप्लेन किया, अगर मैं पहले बता देता तो तुमने जाने नहीं दिया होता। अगली बार ध्यान रखूंगा, उसने सच्चे दिल से कहा। उसने ऐसी बातें डजन्स ऑफ टाइम्स कही थीं। औरोर ने सिचुएशन की अर्जेंसी समझ ली और सर हिलाया, इंडिकेट किया कि लूमियन उसे बता सकता है उसने क्या देखा। लूमियन ने जल्दी से शीप पेन में अपना एक्सपीरियंस सुनाया। औरोर जितना सुन रही थी, उसका चेहरा उतना सीरियस होता जा रहा था। वो वर्ड लिखो, उसने रिक्लाइनर से उठकर पेन और पेपर ढूंढा और लूमियन को दिया। लूमियन ने वर्ड याद कर लिया था, इसलिए उसने जल्दी से पेपर पर लिख दिया। औरोर ने एक झलक देखा और गंभीरता से कहा, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जानता हूं, लूमियन ने मन ही मन जवाब दिया, और उसकी मान में प्रॉब्लम उससे भी बड़ी थी जितना उसकी बहन ने सोचा था। प्रॉब्लम क्या है, उसने पूछा। औरोर ने वर्ड की तरफ इशारा किया। ये हाईलैंडर है, फेन पॉटर किंगडम की ऑफिशियल लैंग्वेज, इंटिस की तरह। ये एंशिएंट फेसैक्स से आया है। इसका मतलब है। औरोर थोड़ा रुकी, फिर गहरी आवाज में बोली, हेल्प। हेल्प? लूमियन ने हैरानी से कहा, भेड़ें हमसे मदद मांग रही हैं? औरोर ने चुपचाप सर हिलाया। मुझे शक है कि ये सच में भेड़ें नहीं हैं, ये प्रॉबेबली ह्यूमंस थे। यानी पियर बेरी असल में इंसानों को चरा रहा था। ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। ह्यूमंस? लूमियन ने शॉक में कहा। यह उसके नॉलेज के दायरे से बाहर था। पहले लूमियन ने सिर्फ सोचा था कि तीनों भेड़ें इंटेलिजेंट हैं और उनमें ह्यूमन जैसी इमोशंस हैं और वो कुछ ह्यूमन लैंग्वेज भी जानती हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्चुअल ह्यूमंस हैं। उसके लिए भेड़ में बदलना सिर्फ इमेजिनेटिव स्टोरीज में होता है। जैसे ही उसने ये कहा, लूमियन शॉक में नहीं रहा। उसे रियलाइज हुआ कि टाइम लूप हो चुका है, तो इंसानों का भेड़ में बदलना इतना अजीब क्या है। मिस्टिसिज्म की दुनिया में बिजार और अबसर्ड चीज़ों की कोई कमी नहीं। औरोर ने अपने भाई के कन्फ्यूजन पर गंभीरता से सर हिलाया। मुझे यकीन नहीं कि कोई सीक्रेट आर्ट है जो इंसान को भेड़ में बदल सकता है, लेकिन अभी तक की सारी डिटेल्स उस पॉसिबिलिटी की तरफ पॉइंट कर रही हैं। सच में, लूमियन ने सही कहा। जैसे वो सोचता गया, उसे लगने लगा कि तीनों भेड़ें प्रोबेबली ह्यूमंस थे। तो क्या शेपर्ड पियर बेरी असल में इंसानों को चरा रहा था? लूमियन ने फिर पूछा, वो नाखून और बाल घर के बाहर क्यों थे? औरोर ने अपने होठों को दबाया। ये डरीज रीजन की फ्यूनरल कस्टम्स में से एक है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसे यूज नहीं करते। काफी लोग इसे भूल चुके हैं। एक वॉरलॉक होने के नाते मैंने इस एस्पेक्ट को पढ़ा ताकि देखूं कि क्या कुछ यूजफुल नॉलेज मिल सकती है। उसने फिर समझाया, जब कोई फैमिली मेंबर सुसाइड करता है या रिलेटिव के हाथों मर्डर होता है या उनका कैरेक्टर वाइल अलाइव खराब था और उन्होंने पूरी फैमिली पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला, तो उनके बाल और नाखून जो डेथ के बाद काटे जाते हैं, उन्हें घर के बाहर छिपाना पड़ता है ताकि फैमिली की कुंडली और किस्मत खराब ना हो। यानी ये फ्यूनरल कस्टम्स सिर्फ उनके लिए हैं जो फैमिली के लिए बैड नाम हो। सुसाइड या रिलेटिव के हाथों मर्डर? लूमियन को अचानक कुछ याद आया। प्रीवियस साइकिल में पॉन्स बेनेट फ्यूनरल कस्टम्स को इग्नोर करते हुए नरोका के घर में दाखिल हो गया था। क्या वो नरोका के बाल और नाखून ले जाने गया था? अब लूमियन को पता चल गया है कि पियर बेरी की भेड़ें असल में इंसान हैं जो मदद मांग रहे हैं, और नरोका की मौत में भी कुछ गड़बड़ है। हो सकता है उसके साथ मर्डर हुआ हो। A price is always exacted for what fate bestows। लूमियन ने अपनी ताकत की कीमत चुकाई और अब वो उस ताकत से इतने बड़े राज तक पहुंच गया है। क्या वो इन इंसानों को वापस नॉर्मल कर पाएगा? क्या वो टाइम लूप की कुंजी ढूंढ लेगा? अगर पॉन्स बेनेट सच में नरोका के घर में उसके बाल और नाखून ले जाने गया था, तो बहुत ज्यादा चांस है कि नरोका को उसके किसी रिलेटिव ने मर्डर किया था। आखिर नरोका की रेपुटेशन अच्छी थी और वो पूरी फैमिली की पिलर थी। साथ ही वो फिजिकली और मेंटली रिलेटिवली हेल्दी थी, इसलिए उसके सुइसाइड करने की पॉसिबिलिटी कम थी। ल्यूमियन ने जल्दी से कई स्पेक्यूलेशन सोच लिए। देख यार, ल्यूमियन अब खुद ही मर्डर केसेस सॉल्व कर रहा है। वो डिटेक्टिव की तरह सोचने लगा है। लेकिन अगर नरोका सच में किसी रिलेटिव के हाथों मर्डर हुई, तो रीजन क्या था? अपने भाई को गहरी सोच में देखते हुए और देर तक चुप देखकर औरोर ने सोचा कि वो इंसानों का भेड़ में बदलना और बेरी फैमिली में मर्डर से डर गया है, इसलिए उसने धीरे से उसे तसल्ली दी। हालांकि मैटर सीरियस है, लेकिन इसका अभी हम पर कोई असर नहीं। मैं ऐसे मैटर्स पर गौर करूंगी। तुझे रियल मिस्टिसिज्म से कांटेक्ट करने से रोकना मुश्किल है, तू पैनिक कर जाएगा। सुपरनैचुरल इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी इन रीसेंट ईयर्स बढ़ रही है और मैं हर वक्त तेरे साथ नहीं रह सकती। तू बड़ा हो रहा है, तेरी अपनी लाइफ होगी। यानी औरोर अब धीरे धीरे मान रही है कि ल्यूमियन को भी मिस्टिसिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ल्यूमियन ने मन ही मन कहा। उसने कभी नहीं सुना था कि बड़े होने के बाद फैमिली छोड़नी पड़ती है। उसे महसूस हुआ
कि इंसानों के भीड़ में बदलने के मैटर की वजह से ऑरोर का मिस्टिसिज्म से कांटेक्ट करने के बारे में एटीट्यूड थोड़ा लूजेंड हो गया है। अगर मैं और मेहनत करूं तो सीधा उसे बता सकता हूं कि मैं बियॉन्डर बन चुका हूं। ल्यूमियन ने सोचा, लेकिन बोलने से पहले ही ऑरोर ने अपना फैसला सुना दिया। अब अपना सामान पैक कर, हम तुरंत कोर्डू छोड़ेंगे, नॉवल वीकली के इन्विटेशन का यूज करते हुए। हम बहुत लकी हैं, उन्होंने क्रिटिकल मोमेंट पर टेलीग्राम भेज दिया ताकि हम ओपनली निकल सकें बिना किसी शक के। जब हम सफर में होंगे मैं तुझे ट्रू मिस्टिसिज्म सिखाना शुरू करूंगी, लेकिन बियॉन्डर बनने के बारे में सोचना भी मत, ये बहुत खतरनाक है। ल्यूमियन ने चुपचाप अपने आप से कहा, हम लकी नहीं हैं, मैंने प्रॉब्लम डिस्कवर की इसलिए टेलीग्राम भेजा। इस साइकिल में हमें सिर्फ रिप्लाई मिला, लेकिन उसे खुशी थी कि उसकी बहन अब भी वही डिसाइसिव इंसान थी। यार, ल्यूमियन को अब पता है कि वो टाइम लूप से बच नहीं सकता, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। हालांकि वो नहीं सोचता था कि वो कोर्डू विलेज से सक्सेसफुली निकल पाएगा या लूप से बच पाएगा, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। क्या हम उन 3 इंसानों को बचाने नहीं जाएंगे? ल्यूमियन ने पूछा। ऑरोर ने सर हिलाया। इससे हमारा और पियर बेरी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, और मैं श्योर नहीं कि वो कितना स्ट्रांग है या उसके कितने हेल्पर्स हैं। बिना कुछ जाने दूसरों को बचाना बहुत खतरनाक है। अच्छा है कि ऑफिशियल्स को ये काम करने दें, ये उनकी ड्यूटी है। जब हम डेरिएच पहुंचकर स्टीम लोकोमोटिव टिकट्स खरीदेंगे तो ऑफिशियल्स को एक एनोनिमस लेटर भेज देंगे और उन्हें हैंडल करने देंगे। लेकिन अगर उन्हें यकीन ना आया तो? ल्यूमिन ने डेलिबरेटली प्रेस किया। अरोर मुस्कुराई। मिस्टिसिज्म में तू सच में इलिटरेट है। लेटर में हम इंसानों के भेड़ में बदलने का मैटर क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे। वो नेचुरली प्रोफेशनल्स को डिविनेशन करने के लिए बुलाएंगे। चाहे उन्हें कोई डिटेल्ड रेवलेशन ना मिले, वो डिस्कवर कर लेंगे कि कॉर्ड्यू में कुछ अबनॉर्मल है। समझ गया, ल्यूमिन ने कहा और ऊपर जाकर अपना सामान पैक करने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों सिबलिंग्स अपने ब्राउन सूटकेसेस लेकर नीचे आए। अरोर ने दरवाजे के बाहर देखा और कहा, चलो मैडम पुआरेस के पास, उसकी कैरेज बोरो करते हैं ताकि जल्दी से डेरिएच पहुंच सकें। यानी अरोर अब भी नॉर्मल तरीके से निकलने की सोच रही है, उसे पता नहीं कि वो लूप में है। आम इंसान को कॉर्ड्यू विलेज से डेरिएच पहुंचने में पूरा आफ्टरनून लगता था। एक हंटर होने के नाते ल्यूमिन को जरूरत नहीं थी, लेकिन अरोर की आंखों में वो अभी बियॉन्डर नहीं था। उसे सोचना पड़ा कि क्या उसे मौका लेकर अपनी बहन को कन्फेस कर देना चाहिए। फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसके लिए कॉर्ड्यू से बचना इम्पॉसिबल है, तो बेहतर है कि वो मौका लेकर मैडम पुआलेस के घर में क्लूज सर्च करे। ल्यूमिन ने चुपचाप कहा, ठीक है, और अपनी बहन का सूटकेस उठा लिया। 2 सामान हाथ में वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरोर ने सैटिस्फैक्शन और रिलीफ में सर हिलाया, लेकिन फिर हैरानी से कहा, तेरी ताकत बढ़ गई है, इतना आसानी से ले जा रहा है। उसने सबकॉन्शियसली अपना राइट हैंड उठाकर अपनी आंखों के साइड्स रब करने का सोचा, लेकिन ल्यूमिन पहले ही निकल चुका था। उसे अपना आइडिया छोड़ना पड़ा और जल्दी से पीछे चली गई। एडमिनिस्ट्रेटर के घर जाते हुए काफ़ी विलेजर्स ने अरोर को सामान ले जाते देखा और क्यूरियस होकर पूछा। अरोर, जिसके पास वैलिड रीजन था, इस बारे में बिल्कुल काम थी। दूसरी तरफ ल्यूमियन ने अलग अलग विलेजर्स से डील करने के लिए 7-8 स्टोरीज बना ली थीं। कुछ के लिए कि अरोर को इंतिस का लीजन ऑफ ऑनर मेडल मिला है और वो ट्रियर जाकर ऑनर्ड होने वाली है। कुछ के लिए कि उसे ट्रियर नॉर्मल कॉलेज ने स्पेशली रिक्रूट किया है और वो मैट्रिकुलेट हो सकता है। या कुछ के लिए कि अरोर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैंकरप्ट हो गई है और उसके क्रेडिटर्स उसके दरवाजे पर आने वाले हैं, इसलिए उसके पास दूसरी जगह भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अनजान विलेजर्स ये सुनकर स्टंड हो गए, लेकिन ल्यूमियन की रेप्यूटेशन की वजह से वो होश में आने के बाद उस पर यकीन नहीं करते थे। यार, ल्यूमियन की बदनामी का फायदा, उसकी स्टोरीज इतनी अनबिलीवेबल है कि लोग उन्हें झूठ समझते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों सिबलिंग्स उस काली बिल्डिंग के सामने पहुंचे जो पहले एक पुराना कैसल था। 2 ऊंची टावर्स की तरफ देखते हुए ल्यूमियन मुस्कुराया और कहा, अंदर क्या है पता नहीं, और कभी अंदर गई? मैं दूसरों के घर में क्यों घूमूं? और ने अपने भाई की तरफ आंखें दिखाईं। ल्यूमियन ने धीरे से मटर किया, मैंने सोचा मैडम पुआलेस तुझे कैसल दिखाने का इनविटेशन देती। ऐसे लोग अपने मेहमानों को अपने बड़े घर और कीमती कलेक्शंस नहीं दिखाना पसंद करते। देखने में क्या है? और की आवाज़ धीरे होती गई, जैसे वो सोच रही हो कि ये उसके काम में कैसल डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी मददगार होगा। साएं, बाद में बात करते हैं, पता नहीं हम कभी कॉर्डू वापस आ भी पाएंगे या नहीं। फिर वो ल्यूमियन को कलरफुल गार्डन के पार कैसल के दरवाजे तक ले गई। कुछ कदम चलने के बाद और की चाल धीमी हो गई और उसने इधर उधर देखा। उसने हैरानी से कहा, इस गार्डन के फूल बहुत जल्दी खिल गए। कॉर्डू विलेज पहाड़ों में था और नियर बाय हाईलैंडर पैस्चर था।
नॉर्मली स्प्रिंग के पहले फूल मिड टू लेट अप्रैल में आते हैं। शायद मैडम पुअलिस के गार्डनर के पास कोई स्पेशल तरीका हो, लूमियन ने कहा। उसे याद था कि मैडम पुअलिस एक एबनॉर्मल पाथवे की बियॉन्डर थीं और उससे शक था कि ये किसी सुपरनैचुरल फिनोमिनन से रिलेटेड है, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। यानी लूमियन को पता है कि मैडम पुअलिस नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो अभी बता नहीं सकता। और सिर्फ एक ऑफ हैंड रिमार्क कर रही थीं, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो कैसल पर पहुंचे और मैडम पुअलिस की तरफ से वार्म वेलकम मिला। मैडम पुअलिस ने आज ब्लू कॉर्सेट ड्रेस पहनी थी और उसके सीने पर अब भी वही डायमंड नेकलेस इनलेड विद गोल्ड था। उसके लंबे ब्राउन बाल हाफ टाइट थे, बाकी बाल नीचे आ रहे थे, जिससे वो नॉर्मल से भी ज्यादा यंग लग रही थीं। वो स्मॉल लिविंग रूम में आर्म चेयर पर बैठी थीं और चुपचाप और की रिक्वेस्ट सुन रही थीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी पोलाइट होना जरूरी नहीं, हम दोस्त हैं। हाँ, लूमियन ने मन ही मन मजाक उड़ाया। कौन अपने दोस्त के लिए बुरे मैरिज पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करता है? लेकिन जल्द ही उसने देखा कि मैडम पुअलिस उसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं, उसकी ब्राइट ब्राउन आंखों में स्माइल के साथ। उसे अपनी पहली कॉन्वर्जेशन याद आ गई और वो बेचैन महसूस करने लगा। ठीक है, और ने हेल्पलेसली कहा। जब भी वो कैरेज बोरो करती, वो पे करने की पेशकश करती, लेकिन मैडम पुअलिस हमेशा मना कर देती। इसलिए वो यूजुअली वापस आते वक्त उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाती, जो ना एक्सपेंसिव होती ना चीप, और कैरेज ड्राइवर को टिप भी देती। कैरेज ड्राइवर के प्रिपेयर करने का इंतजार करते हुए मैडम पुअलिस ने सिबलिंग्स को अपने शेफ के बनाए कुछ डिजर्ट्स टेस्ट करने का इन्विटेशन दिया। लूमियन ने एक मफिन टेस्ट किया और इधर उधर देखा। मिस्टर लंड कहाँ है? लुइस लंड एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट के बटलर थे। वो उनके साथ डैरिएज से कोर्डू विलेज आया था। लूमियन के पास एविडेंस था कि उसकी गांव की एक औरत के साथ अफेयर था और उसने कैसल की कुछ चीजें सीक्रेटली बेच दी थीं। इसी तरह उसे पता चला कि मैडम पुअलिस पादरे की मिस्ट्रेस है। देख, लूमियन ने वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी का नाटक फॉरेनर्स के लिए किया था। असल में उसे पहले से पता था। पादरे और मैडम पुअलिस का अफेयर कैथीड्रल गे, वो फॉरेनर्स के लिए एक झूठ था। इस वक्त लूमियन लुइस लंड को कर्स करने ढूंढ रहा था। साले, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैडम पुअलिस एक वॉरलॉक है? मैडम पुअलिस ने आह भरी। लुइस बीमार है, अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। बीमार? किसी वजह से लूमियन को महसूस हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब उसकी बहन मैडम पुअलिस से बात कर रही थी, उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर लिविंग रूम से निकलकर सीधा सीढ़ियों की तरफ चल दिया। ये कैसल बहुत बड़ा था और कपल अपने साथ ज्यादा सर्वेंट्स नहीं लाए थे। हर जगह खाली दिखता था। कुछ जगहों पर चलने पर आवाज भी गूंजती थी। इससे लूमियन को इन्फिल्ट्रेशन के लिए अच्छी सिचुएशन मिल गई। अपनी पावरफुल सेंसेस की मदद से उसने एक वैले और एक मेड को आसानी से बचते हुए हल्के कदमों से दूसरी मंजिल पर पहुंचकर लुइस लंड का कमरा ढूंढ लिया। उसने दरवाजा खटखटाने की जल्दी नहीं की। उसने अपना सर घुमाया और अपना कान लकड़ी पर लगाया। आह, आह! कमरे से एक आदमी की दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। क्या सच में बीमार है? काफी सीरियस लग रहा है। लूमियन ने थोड़ा सोचा और साइड में हटकर दूसरे सर्वेंट्स का कमरा खोल दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट और मैडम पुअलिस 3 मंजिल पर रहते थे। यार, लूमियन अब पूरी तरह स्पाई मोड में है। वो बिना किसी शक के सब कुछ कर रहा है। कमरे में घुसकर उसने धीरे से लकड़ी का दरवाजा बंद किया, कुछ कदम दूसरी तरफ बढ़े और ग्लास विंडो खोल दी। लूमियन ने नीचे देखा, कोई आसपास नहीं था। उसने तुरंत अपने हाथ से सपोर्ट लेकर फुर्ती से फ्लिप किया और कैसल की बाहरी दीवार पर लटक गया। फिर वो एक जंगल बिल्ली की तरह हल्का सा कूदा और चुपचाप बटलर लुइस लंड की विंडो सिल पर उतर गया। लूमियन ग्लास विंडो के किनारे खड़ा हो गया, अपना बॉडी घुमाया और चुपके से कमरे में झांक कर देखा। उसने लुइस लंड को नंगा बेड पर लेटा देखा। उसका पेट उभरा हुआ था, जैसे वो कभी भी फट सकता है। बटलर के काले बाल पसीने से भीग रहे थे और उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो रहा था। उसकी दर्दनाक चिल्लाने की आवाजें सुनकर लूमियन ने अपना माथा सिकोड़ा। कैसी बीमारी है ये? बड़ी स्कैरी लग रही है। पेट इतना बड़ा हो सकता है? यानी ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये कुछ अलौकिक है। इस वक्त एक 40 साल की औरत लुइस लंड के बेड के पास खड़ी थी। उसके ब्राउन बाल और ब्राउन आंखें थीं। वो प्रिटी थी और उसकी स्किन पर ज्यादा झुर्रियां नहीं थीं। उसने ग्रेइश वाइट ड्रेस पहना हुआ था और वो एक्साइटेडली लुइस लंड पर चिल्ला रही थी, बस हो गया, बस हो गया। क्या बस होने वाला है? जब ये ख्याल लूमियन के दिमाग में आया, उसने एक चिल्लाहट सुनी और देखा कि लुइस लंड के पेट को कोई चीज ऊपर उठा रही है। आंख झपकते ही वो जगह फट गई। लुइस लंड का पेट फट गया। एक छोटा खून से लथपथ हाथ बाहर आया। पैदा हो गया, पैदा हो गया।
औरत खुशी से चिल्लाने लगी। फिर वो नीचे झुकी और लुइस लंड के पेट से एक झुर्रियों भरा, मैला और खून से लथपथ बच्चा बाहर निकाला। लुमियन स्टंट था। लुमियन ने एडमिनिस्ट्रेटर के घर में जो देखा वो उसकी सारी सोच हिलाकर रख दी। एक आदमी के पेट से बच्चा पैदा हो रहा है, और वो भी बिना किसी औरत के। अ प्राइस इज ऑलवेज एग्जैक्टेड फॉर व्हाट फेट बिस्टोज। लुमियन ने अपनी ताकत की कीमत चुकाई, और अब वो उस ताकत से इतने बड़े राज तक पहुंच गया है जो उसकी नींद उड़ा देगा। क्या ये बच्चा नॉर्मल है? क्या इसका रिलेशन टाइम लूप से है? और लुइस लंड के साथ ऐसा क्यों हुआ? टाइम लूप और इंसानों का भेड़ में बदलना की तुलना में उसके सामने का मंजर भी कम शॉकिंग नहीं था। इसने लुमियन को महसूस कराया जैसे उसकी आंखें, दिमाग और स्पिरिट को सिवियरली टेंट कर दिया गया हो। देख यार, लुमियन ने अभी तक बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये सबसे डिस्टर्बिंग था। अगर वो पहले से जानता कि उसे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा तो वो अपने एक्शंस को डेफिनेटली अबैंडन कर देता। क्या हो रहा है ये? लुइस लंड अभी भी मर्द है। उसके पेट में किसका बच्चा है? एडमिनिस्ट्रेटर का या मैडम प्यूलिस का? क्या ये मिस्टिसिज्म की दुनिया है? औरोर ने मुझे इससे कांटेक्ट में आने से इसीलिए रोका, ये मेरे लिए अच्छा था। एक सेकंड के लिए लुमियन के ख्याल बेतरतीब हो गए। उसका दिमाग केओस में था। वो चाहता था कि वो अपनी आंखें निकाल कर जो देखा उसे फोर्सफुली भूल जाए। वाह वाह वाह! लुइस लंड के पैदा किए बच्चे की आवाज ने उस गंदे डिलीवरी रूम को इंस्टेंटली होली ऑरा दे दिया। ये नई जिंदगी की खूबसूरती थी। विंडो के बाहर छिपा लुमियन डायरेक्टली इंसानी ओरिजिन्स की खुशी का गवाह बना। बिल्कुल। इसके अलावा अजीब, एब्सर्ड, गंदा और डिसहार्मोनियस फीलिंग और भी ऑब्वियस हो गई। लुमियन आखिर होश में आया और सबकॉन्शियसली फिर से कमरे में झांक कर देखा। बच्चे को पहले से लुइस लंड के पास व्हाइट सिल्क क्लॉथ पर रखा जा चुका था, जो ग्रेश व्हाइट ड्रेस वाली औरत ने किया था। बच्चा लड़का था और उसमें खून ज्यादा था, दूध जैसी चर्बी कम। लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं था। वो एक ऑर्डिनरी न्यू बॉर्न जैसा लग रहा था। यानी बच्चा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसकी पैदाइश का तरीका नॉर्मल नहीं था। लुमियन ने 2 और सेकंड्स ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि बच्चे की उंगलियां मुड़ी हुई थीं। उसके नाखून बहुत लंबे थे, जैसे परिंदों के पंजे। अभी अभी उसने इन्हीं हाथों से लुइस लंड का पेट फाड़ा था। लुइस लंड दूसरी तरफ सेमी कॉन्शियस स्टेट में पड़ा था। लुइस लंड के पेट का जख्म अभी तक बंद नहीं किया गया था और खून निकलता जा रहा था। दूर से उसकी आंतें साइड में दबी दिख रही थीं और एक अजीब बर्ड्स नेस्ट जैसी चीज जो फ्लैश कलर्ड मेम्ब्रेन में कवर्ड थी। जब औरत बच्चे को सिल्क में लपेट रही थी, उसने स्यूइंग नीडल और कैटगट उठाया और चैंट करते हुए लुइस लंड के जख्म को सीने लगी। ये तेरे लिए काफी इजी था। पिछली बार जब मैंने क्वाड्रुप्लेट्स को जन्म दिया तब सच में दर्द हुआ था। लुमियन के चेहरे के मसल्स थोड़ा सा हिल गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें, दिमाग, स्पिरिट अफेक्ट होने के बाद अब उसके कान भी टेंटेड हो गए हैं। उसने अपनी निगाहें हटा लीं। उसे वहां से निकलना था, जल्दी। वो वापस उस विंडो पर कूदा जहां से आया था और कमरे में फ्लिप कर गया। विंडो बंद करने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकला और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। एक मेल सर्वेंट को बचने के बाद लुमियन ने टिपटो किया और जल्दी से हॉल में वापस आ गया। कहाँ चले गए थे? अचानक एक हल्की, मैग्नेटिक और जेंटल फीमेल आवाज उसके कानों में पड़ी। लुमियन की हंटर सेंसेस के साथ भी उसे महसूस नहीं हुआ कि सीढ़ियों के एंट्रेंस के पास कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखा। मैडम पुआलिस ब्लू कॉसेट में, उसके बाल हाफ टाइड और उसकी ब्राइट ब्राउन आंखें उसकी शक्ल रिफ्लेक्ट कर रही थीं। मैडम के चेहरे पर अब स्माइल नहीं थी। उसकी आंखें लुमियन की शक्ल को पियर्सिंग इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट कर रही थीं। यानी मैडम पुआलिस को शक हो गया है। वो जानती है कि कुछ गड़बड़ है। लुमियन का दिमाग टेंस हो गया। वो डर गया था, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो लड़ने को भी तैयार था। अरोर एक साइड रूम से निकली और पूछा, कहाँ चले गए थे? कैरेज एंट्रेंस पर वेट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन पहले भी झेल चुका लुमियन ने हाफ ट्रूथफुली कहा, क्या मैडम पुआलिस ने नहीं कहा कि मिस्टर लंड बीमार है? मैंने मिस्टर लंड के साथ ड्रिंक्स किए थे और उनसे मिलना चाहता था, लेकिन ये कैसल बहुत बड़ा है, मुझे उनका कमरा नहीं मिला। अरोर ने सर हिलाया और कहा, तुम मैडम पुआलिस से सीधा पूछ सकते थे, हमें छिपाने की जरूरत नहीं। ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरी गलती, माफ करना। लुमियन ने सच्चे दिल से मैडम पुआलिस की तरफ देखा। ऊपर का सीन देखने के बाद लुमियन इस मैडम से पहले जैसा डिस्गस्ट नहीं, बल्कि उससे ज्यादा डर रहा था। उसे राहत मिली जब उसने आखिर स्माइल कर दी। पहले जैसी सीरियस नहीं थी। मैं लंड की तरफ से तुम्हारी काइंडनेस का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो दूसरों के सामने ऐसे बीमार हालत में नहीं आना चाहता। बिल्कुल बीमार हालत है। लुमियन ने चुपचाप अपने ख्यालों में उसकी बात दोहराई। यानी लुमियन के मन में अब मैडम पुआलिस के लिए और भी ज्यादा डर है। वो जानती है कि वो क्या कर सकती है।
क्या हम कैरेज में चढ़ें? बहुत बहुत शुक्रिया, और ने मैडम पुआलिस से कहा। लूमियन मैडम पुआलिस को गौर से देख रहा था। डर था कि वो उन्हें रुकने का कोई बहाना ढूंढ लेंगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसका मतलब था कि उसे लुई लंड के बारे में पता चल गया है। हालांकि लूमियन महसूस कर रहा था कि अगर वो अपनी बहन के साथ मिल जाए तो उनकी कंबाइंड फोर्सेस मैडम पुआलिस से लड़ सकती हैं, लेकिन ये उसका कैसल था और उसके सर्वेंट्स ने घेर रखा था। ये एक हंटर के लिए सबसे खराब हंटिंग एनवायरनमेंट था। मैडम पुआलिस ने सर हिलाया और औरौर की तरफ मुस्कुराई। मैं ट्रियर से लाकर आने वाले गिफ्ट्स का इंतजार कर रही हूँ। मैं हमेशा वहाँ की ट्रेंडिंग चीज़ों के लिए तरस रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे सकूँ, और ने जवाब दिया। हालांकि वो श्योर नहीं थी कि वो कभी कॉर्डू विलेज वापस आ भी पाएगी या नहीं। उसे बस दिखावा करना था। मैडम पुआलिस सिबलिंग्स को अपनी लेडीज मेड कैथी के साथ दरवाजे तक ले गईं और उन्हें 4 सीटर कैरेज में बैठते देखा। गहरे लाल कपड़े, पीली पैंट्स और वैक्स्ड हैट पहने हुए बड़े से भूरे बियर्ड वाले कैरेज ड्राइवर के बारे में वो ऑलमोस्ट सिटी के प्रोफेशनल कोचमैन जैसा लग रहा था, बस उसने टाई नहीं पहना था। ये एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट की एक मैंडेटरी रिक्वेस्ट थी। और ने ड्राइवर से अपॉलॉजी की। तुम्हें परेशानी के लिए माफ़ करना, उसने पोलाइटली कहा, फिर डोर बंद कर दी। ड्राइवर का नाम सिविल था और उसकी आंखें इंटिस रिपब्लिक में सबसे कॉमन ब्लू थी। वो और की पोलाइटनेस से खुश हो गया और उम्मीद करने लगा कि जब वो डैरिएज पहुंचेंगे तो उसे अच्छी टिप मिलेगी। मैडम मंसियो, ठीक से बैठ जाओ। उसने अपना विप उठाया और घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। यानी वो लोग कॉर्डू से निकल रहे हैं, लेकिन लूमियन को पता है कि इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही कैरेज कॉर्डू विलेज से गुजरी, वो अचानक रुक गई। लूमियन का दिल तेज हो गया। वो जानता था कि उनका सफ़र आसान नहीं होगा। क्या हुआ? उसने ड्राइवर सिविल से पूछा। सिविल ने समझाया, मैडम ने कल प्रॉमिस किया था कि वो नरोका को जूनक विलेज भेजेगी। मुझे डर है कि डैरिएज जाने के बाद मैं वक्त पर वापस नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा रास्ते में ही उसे उठा लूं। फिक्र मत करो, इससे कोई डीले नहीं होगा। जूनक विलेज डैरिएज के कोर्डू विलेज से ज़्यादा करीब था। पहले वहां जाने से अरौर और लूमियन के एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल पर कोई असर नहीं पड़ना था। और के पास ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि ये उनकी कैरेज नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लूमियन नरोका की सेफ्टी को लेकर ज़्यादा कंसर्न था। प्रीवियस साइकिल में वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मर गई थी, हो सकता है किसी रिलेटिव के हाथों, और इसका रिलेशन पादरे के ग्रुप से था। सेविल नरोका के घर में गया, फिर उसे बाहर निकलने में मदद की। नरोका नॉर्मल से अलग थी। उसने एक लंबा ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, एक्सक्विजिट पैटर्न्स के साथ, और एक डार्क बॉनेट। उसके पतले पेल बाल केयरफुली कोम्ड किए हुए थे। हे मेरे गोल भाइयों, कहाँ जा रहे हो? नरोका ने खुशी से कैरेज में बैठते हुए पूछा। उसके पॉक मार्क्ड और झुर्रियों भरे चेहरे में छुपी न जाने वाली खुशी थी, और उसकी पहले की स्लाइटली टर्बिड आंखें अब ज्यादा एनर्जेटिक थीं। और ने उसे सच बताया, मैं ट्रियर ऑथर सलोन में अटेंड करने जा रही हूँ और लूमियन को वहाँ यूनिवर्सिटीज़ देखने भी ले जा रही हूँ। यानी और को अभी भी नहीं पता कि नरोका के साथ कुछ गड़बड़ है। और ने नरोका से पूछा, क्या तुझे भी कोई इन्विटेशन मिला? विडो होने के नाते नरोका के लिए ब्लैक कपड़े पहनना नॉर्मल था, लेकिन वो ये ड्रेस सिर्फ फेस्टिवल्स, बैंक्वेट्स और अपने लेट हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी पर पहनती थी। नरोका उम्मीद से देख रही थी, हाँ, कुछ लोगों से मिलने के लिए। लूमियन नरोका को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो कुछ डिटेक्ट कर सकता है। कैरेज फिर से चलने लगी, कोर्डू विलेज को पीछे छोड़कर। और नरोका से कभी कभी बात करती रही और कैरेज के बाहर की तरफ भी नजर रख रही थी। और को डर था कि उनकी सडन डिपार्चर किसी का शक न बढ़ा दे। जैसे वो आगे बढ़ते गए, लूमियन ने नरोका की डिमीनर में बदलाव महसूस किया। वो पहले से ज्यादा पेल लग रही थी और उसकी आंखों में वो लाइवलीनेस नहीं थी। वो सिर्फ तब बोलती जब बात होती। ये बिल्कुल उस नरोका जैसा था जिसे लूमियन ने प्रीवियस साइकिल में रात के बीच देखा था। लूमियन ने धीरे से अरोर का हाथ खींचकर उसका ध्यान खिंचवाया। अरोर उसकी तरफ मुड़ी, चुपचाप पूछ रही थी कि क्या हुआ। लूमियन ये धीरे से नरोका की तरफ इशारा किया और अरोर के हाथ पर क्रॉस बनाया, एक सिंबल जो अरोर अक्सर अपनी स्क्रिप्ट्स में एरर दिखाने के लिए यूज करती थी। उसने उसे नरोका की कंसर्निंग स्टेट के लिए इस्तेमाल किया। अरोर 1 सेकंड के लिए स्टन्ड हुई, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि लूमियन क्या कह रहा है। उसने अपना ध्यान नरोका की तरफ मुड़ाया, महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अरोर ने अपना हाथ उठाकर अपने टेम्पल्स मसाज करने लगे, जिससे उसकी लाइट ब्लू आंखें डार्क और गहरी हो गईं। देख, अरोर अपनी पावर्स यूज कर रही है। ये मिस्ट्री प्रायर पाथवे का कोई तरीका है। सिर्फ एक झलक में अरोर की गोल्डन भौहें झुकी हुई और वो थोड़ा पीछे झुक गई, जैसे किसी चीज ने उसे मारा हो।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने टेम्पल्स रब करने लगी, जैसे वो थकान और दर्द महसूस कर रही हो। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो अरोर लूमियन की तरफ मुड़ी और कहा, जब हम डैरी एच पहुंचेंगे तो तू मुझसे चिपका रहना, कुछ भी हो मेरा साथ छोड़ना मत। उसका टोन सीरियस था और लूमियन तुरंत समझ गया। उसे पता था कि अगर कुछ हुआ तो उसे अपनी बहन के साथ रहना है, वो संभाल लेगी। उसने गंभीरता से सर हिलाया और डिसाइड किया कि वो बाद में अरोर को अपने बियॉन्डर पावर्स के बारे में बताएगा। अरोर ने अपना ध्यान वापस नरोका की तरफ मुड़ाया और पूछा, तू सच में जुनौक जा रही है या कहीं और?